ओके सो हेलो एवरीवन, माय नेम इज अभिलाष। आज हम आपके सामने में लेके आए हैं कैट 2024 का पेपर सॉल्यूशन, जिसमें हम स्लॉट 1 के क्वांट सेक्शन को आज डील करने जा रहे हैं। इस सेशन में आपको ये देखने को मिलेगा कि किस टाइप के क्वेश्चन पेपर में पूछे गए, साथ ही साथ उन क्वेश्चंस को आप कितने इजी अप्रोच से या कितने लॉजिकल तरीके से आप अटेम्प्ट कर सकते थे। राइट, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि पेपर में आप हूबहू वैसे ही करना चाहिए था, बिकॉज क्योंकि पेपर में जो प्रेशर होता है उस समय एक अलग सिचुएशन होता है। यहां जब मैं वीडियो बना रहा हूं ये एक अलग सिचुएशन है। बट हम ये जरूर सीख सकते हैं कि भाई हाँ, अगर मैं इस तरीके से जाता तो मेरा अप्रोच बहुत इजी तरीके से हो सकता था। राइट, सो डेफिनेटली आपको इस सेशन से बहुत कुछ सीखने को मिलने जा रहा है। अगर आप इसी तरीके के वीडियो चाहते हैं तो मेरे जो चैनल है उसको आप लाइक और शेयर सब्सक्राइब जरूर करेंगे। राइट, ताकि आपको जो फ्यूचर में आने वाली वीडियो है उसके नोटिफिकेशन बराबर मिलते रहे। तो इसी के साथ हम इस सेशन की शुरुआत करते हैं। राइट, क्वेश्चन नंबर 1 के साथ शुरू करेंगे। ओके, सो पहला क्वेश्चन आपके सामने में है। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में बोल क्या रहा है, समझने की कोशिश करेंगे एक बार। इसमें आपको बोल रहा है ए फ्रूट सेलर हैज अ टोटल ऑफ 187 फ्रूट्स कंसिस्टिंग ऑफ एप्पल, मैंगोज एंड ऑरेंजेस। तो 3 टाइप के फ्रूट्स है, टोटल कितने थे 187। बाद में बोल रहा है द नंबर ऑफ एप्पल एंड मैंगोज आर इन द रेशियो ऑफ 5:2। जो एप्पल है, एप्पल एंड मैंगोज, इनका जो रेशियो था वो 5:2 था। आफ्टर शी सेल 75 एप्पल, 26 मैंगोज एंड हाफ ऑफ द ऑरेंजेस, the ratio of the number of unsold apples to the number of unsold oranges become 3:2. Then the total number of unsold fruit is, आपको ये बताना है टोटल अनसोल्ड फ्रूट कितने बचे रहेंगे। राइट, तो आप देखिए यहाँ पे 3 तरीके के फ्रूट्स की बात की गई है, तो मैं भी उसी हिसाब से बात करता हूँ। मैं बोलूंगा एप्पल, मैंगोज एंड देन ऑरेंजेस। राइट, तो यहाँ पे हम लोग एक काम कर लेते हैं, सबसे पहले बात कर लेते हैं टोटल। तो आप मुझे एक बात बताइए, टोटल की अगर मैं बात करता हूं तो उसमें ये बोला है द नंबर ऑफ एप्पल एंड मैंगोज आर इन द रेशियो ऑफ 5:2। एप्पल एंड मैंगोज इनका रेशियो कितना था 5:2। अब ये एक्चुअल वैल्यू नहीं है, ये रेशियो है। एक्चुअल वैल्यू बनाने के लिए हम बोलेंगे एप्पल अगर 5x है तो मैंगो कितने रहेंगे 2x। अब मुझे ये पता है कि टोटल नंबर ऑफ जो फ्रूट्स थे वो कितने थे 187। राइट, 187। तो मैं क्या करूंगा कि ऑरेंजेस का तो मुझे पता नहीं है, सो मैं एक काम कर लेता हूं, 187 फ्रूट्स में से ये 5x प्लस 2x कितना हो गया 7x। 7x मैं माइनस कर देता हूं एंड देन मैं बोलूंगा कि भाई ये जो ऑरेंजेस रहेंगे दैट शुड बी 187 माइनस 7x। राइट, अब बात करते हैं कितने सोल्ड हो गए, जो बेचे गए। तो आप मुझे एक बात बताइए, बोल रहा है आफ्टर शी सेल 75 एप्पल्स, मुझे बताइए एप्पल कितने बेचे गए 75। देन 26 मैंगोज, मैंगोज कितने बेचे गए 26। एंड बाद में बोल रहा है एंड हाफ ऑफ दी ऑरेंजेस। राइट, हाफ ऑफ दी ऑरेंजेस, तो ऑरेंजेस जितने थे उसका आधा बेच दिया गया, हाफ ऑफ जो भी हिस्सा रहा होगा वो बेच दिया गया। ये हो गया आपका सोल्ड। अब मुझे बताइए अनसोल्ड की बात करता हूं, मतलब जो बच गए, जो बेचे नहीं गए। आपको ये बोल रहा है द रेशियो ऑफ अनसोल्ड एप्पल्स टू दी अनसोल्ड ऑरेंजेस बिकम 3:2। अब आप एक चीज समझिए, यहाँ पे इतने थे, इतने बेचे गए, तो अनसोल्ड क्या रहेगा, जो रिमेनिंग रहेगा, जो सब्सट्रैक्ट करके फाइनली बचा रहेगा। तो मैं बोलूंगा एप्पल कितने बचे रहेंगे 5x थे, उसमें से 75 बेच दिए गए, मतलब रिमेनिंग बचेगा 5x माइनस 75। मैंगोज की बात करते हैं तो ये 2x थे, 26 बेच दिए गए, मतलब रिमेनिंग बचेगा 2x माइनस 26। एंड समथिंग में से हाफ क्वांटिटी बेच दिया तो हाफ ही बचेगा, इसीलिए हाफ ऑफ 187 माइनस 7x इतना क्वांटिटी बचा रहेगा। राइट, अब आपको क्वेश्चन में ये दिया हुआ है कि एक रेशो दिया था। राइट, रेशो किसका दिया था, एप्पल एंड ऑरेंजेस। तो आपको ये बोल रहा है कि ये जो एप्पल है आप इसको थोड़ी देर के लिए भूल जाइए क्योंकि इसकी बात ही नहीं की है। तो हम ये बोलेंगे कि भाई 5x माइनस 75 अपॉन हाफ ऑफ 187 माइनस 7x, इनका जो रेशो होता है वो किसके बराबर होता है, तो वो बोल रहा है आपको रेशो होगा 3:2। राइट, तो हम क्या करेंगे, सिंपली इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। आप देखिए ये जो हाफ होता है ये 2 घूम के ऊपर आएगा, क्योंकि ये समथिंग मतलब डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर है, तो 2 ऊपर घूम के आएगा एंड 2 इंटू 2 ये 4 हो जाएगा। तो 4 इंटू 5x अगर मैं करता हूं तो 4 इंटू 5x ये कितना हो जाएगा आपका 20x माइनस 4 इंटू 75 ये हो जाएगा आपका 300 इज इक्वल्स टू, एंड देन 3 इंटू 187 तो ये आपका कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 561 एंड देन माइनस
7 3 आर 21x, राइट। अब ये अगर एक बार बन गया तो फिर यहां से काम आसान हो जाता है आपका। आप मुझे एक बात बताइए, -21x इधर आके प्लस हो जाएगा तो 21 + 20 मतलब ये कितना हो जाएगा आपका 41x, एंड देन -300 उधर जाके प्लस हो जाएगा तो ये हो जाएगा आपका 861, राइट। जस्ट 41 से इसको डिवाइड करेंगे तो 41 2 आपका हो जाएगा 82, मतलब 2 टाइम्स जाएगा, एंड देन 4 बचेगा, मतलब 41 1 41। तो x का वैल्यू आपका कितना आया 21, राइट। अब मुझे x का वैल्यू नहीं पूछा था, मुझे ये पूछा था कि भाई बताइए अनसोल्ड फ्रूट्स कितने हैं। तो हम यहाँ पे अनसोल्ड फ्रूट्स की बात करेंगे तो वो निकालने के लिए डेफिनेटली एक तो तरीका ये है कि आप सीधा सीधा ये अनसोल्ड में x का वैल्यू रख दो और सबको ऐड कर लो, राइट। दूसरा तरीका ये है कि आप टोटल में से जो सोल्ड वाले उसको माइनस कर लो। तो हम वही कर लेते हैं क्योंकि यहाँ पे आपको इजी पड़ेगा। ये 187 माइनस 7x, x का वैल्यू है 21, तो यहाँ पे अगर हम लोग रख दे तो आप मुझे बताओ ये हो जाएगा आपका, यहाँ पे मैं रख देता हूँ 187 माइनस 7x, राइट। तो 187 माइनस 7 टाइम्स 21, तो ये आपका हो जाएगा 147। 187 माइनस 147 ये हो जाएगा 40, एंड 40 का हाफ कर देंगे तो ये हो जाएगा 20। यहां इसका वैल्यू 20 आया, 20 प्लस 26 ये हो जाएगा आपका 46, एंड 46 प्लस अगर आप 75 ऐड कर लो तो 46 प्लस ये करेंगे तो 5 और 6 11 हो जाएगा, और 4 और 7 मतलब ये हो जाएगा आपका 12, मतलब 121 हो जाएगा, राइट। एंड देन 187 में से 121 माइनस कर देंगे तो ये आपका हो जाएगा 66। इसका मतलब ये है कि जो अनसोल्ड फ्रूट्स बचे हुए थे वो कितने बचे रहेंगे, 66 बचे रहेंगे, राइट। तो देखिए इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन को डील करना था। मैं ये नहीं कहूंगा बहुत ही आसान क्वेश्चन था, नहीं, थोड़ा सा कैलकुलेटिव था क्योंकि एक अच्छा खासा टाइम लगेगा, बट अगर आपको इसका अप्रोच समझ में आता है तो ये बिल्कुल भी डिफिकल्ट क्वेश्चन की कैटेगरी में नहीं रखा जा सकता, राइट। ओके, सो आई होप ये क्वेश्चन क्लियर है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने में है। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोल रहा है, इसमें आपको ये बोल रहा है इफ a प्लस बी रूट n इज द पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ 29 माइनस 12 रूट 5। अब यहां पे ना एक बहुत ही अच्छा कंसेप्ट आ जाएगा, आपको स्क्वायर रूट निकालने के लिए बोला है। किसका स्क्वायर रूट, तो ये बोल रहा है 29 माइनस 12 रूट 5, राइट। और इसका जो स्क्वायर रूट होता है वो बोल रहा है कि ये आएगा आपका a प्लस बी रूट n, एंड देन उसके ऊपर आपको क्वेश्चन पूछा गया है, तो अपन वो बाद में देख लेंगे। पहले हम ये निकाल लेते हैं इसका स्क्वायर रूट क्या होगा। तो आपको एक चीज पता होनी चाहिए कि भाई इसका स्क्वायर रूट निकालते कैसे हैं। तो इसका स्क्वायर रूट निकालने के लिए सिंपली एक शर्त होती है, ये रूट के बाहर में 2 होना चाहिए। तो आप मुझे एक बात बताइए, अगर मैं यहाँ पे 2 अरेंज करता हूं तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका स्क्वायर रूट ऑफ 29 एज इट इज रहेगा। यहाँ पे सिर्फ 2 रखते हैं और बाकी 6 अंदर में लेके जाते हैं, तो 6 जब स्क्वायर रूट के अंदर में जाएगा वो हो जाएगा आपका 36। इसीलिए मैं इसको लिखूंगा 2 इंटू अंदर में 36 जाएगा, 36 इंटू 5 कर लेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगा आपका 180, राइट। अब इसका स्क्वायर रूट निकालना बहुत आसान है क्योंकि अब स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया है। तो हमेशा याद रखिए कि भाई इस फॉर्म में अगर स्क्वायर वैल्यू दी है और उसका स्क्वायर रूट निकालना, तो कैसे निकालते हैं, आपको बेसिकली करना क्या होता है, ये जो रूट के अंदर में टर्म है इसके ऐसे 2 फैक्टर निकालने होते हैं सो दैट उनका जो सम आएगा वो 29 होगा। फिर से एक बार बोल रहा हूं, 180 के ऐसे 2 फैक्टर जिनका प्रोडक्ट करोगे तो 180 आएगा, उसका सम करेंगे तो 29 आएगा। आई होप क्लियर है। तो ऐसे 2 वैल्यूज डेफिनेटली कौन सी होती है, 20 एंड 9, क्योंकि 20 प्लस 9 करूंगा 29 आएगा, एंड 20 इंटू 9 करूंगा 180 हो जाएगा, राइट। अब मैं इसका स्क्वायर रूट डायरेक्टली लिख सकता हूं। ये जो बड़ा वैल्यू है उसको आप पहले लिखेंगे स्क्वायर रूट 20 एंड देन माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 9, मतलब दूसरे वाली वैल्यू को स्क्वायर रूट लगाएंगे। माइनस क्यों लिखा, क्योंकि यहां पे माइनस था, माइनस है तो माइनस लिखते हैं, प्लस होगा तो प्लस लिखते हैं। आई होप यहां तक कंसेप्ट क्लियर, राइट। अब जस्ट कंपैरिजन का कंसेप्ट है, मुझे बताइए रूट 20 माइनस रूट 9 इसका वैल्यू कितना दिया हुआ है आपको, a प्लस बी रूट n। अब इसे थोड़ा सा हम लोग सिंप्लीफाई करते, क्यों, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर रूट का टर्म सिर्फ एक इसमें है, यहाँ पे हमने दोनों में लगा हुआ दिख रहा है। तो यहाँ पे स्क्वायर रूट 9 अगर आपको पता होगा तो 3 हो जाता है, तो ये -3 को मैं इधर लाता हूं, ये हो जाएगा -3 प्लस रूट 20, और इसका वैल्यू हम बोल देंगे a प्लस बी रूट n, राइट। अब एक चीज समझिए, अगर मैं इसको कंपेयर करता हूं तो मुझे ये समझ में आ रहा है कि भाई a का वैल्यू कितना होता है -3, b का वैल्यू कितना होता है 1,
एंड n का वैल्यू कितना होता है 20, राइट। ये एक केस बना। लेकिन आप देखिए कि भाई इसमें अगर हम थोड़ा सा और जुगाड़ करें तो यही वैल्यूज थोड़ी सी और चेंज कर दी जा सकती है। कैसे? तो 20 को हम लोग लिख सकते हैं 4 इंटू 5, एंड जो 4 है वो बाहर निकल के आ जाएगा, वो बन जाएगा 2, एंड इसको हम लोग लिख सकते हैं 2√5। तो एक और वैल्यू हो सकता है -3 प्लस 2√5, और इसका वैल्यू होता है a प्लस b√n। तो आप देखिए अगर इस तरीके से लिखा जाए और इसे अगर हम कंपेयर करें तो हमको ये समझ में आ रहा है कि a का वैल्यू होगा -3, b का वैल्यू होगा 2 एंड n का वैल्यू होगा 5। आई होप क्लियर है। अब क्वेश्चन हमें ये नहीं पूछा था कि आप a b c का वैल्यू निकालिए ना, हमें क्वेश्चन ये पूछा गया है देन फाइंड द मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ a प्लस बी प्लस n। हमें a प्लस बी प्लस n का मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू बताना है। तो आप मुझे बताइए अगर मैं इसको ऐड करता हूं तो a प्लस बी प्लस n अगर हम बात करते हैं तो 20 प्लस 1 21 माइनस 3, मतलब इसका वैल्यू आएगा 18, एंड इसकी अगर बात करते हैं तो ये आपका हो जाएगा -1 एंड -1 और +5 मतलब 4। तो आप देखिए यहां से वैल्यू आ रहा है 4 एंड इस केस से वैल्यू आ रहा है 18। उसने पूछा था क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू बताइए, इसीलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा आपका 18, राइट। तो आप देखिए ये क्वेश्चन कितना आसान था, राइट। बहुत ही आसान था, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन था। इवन जनरली हम लोग कभी कैट में ये एक्सपेक्ट नहीं करते कि एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आए, बट आप एक चीज समझिए, कैट एक्चुअली यहां पे भी खेल गया है। उसने आपको डायरेक्टली नहीं पूछा, यहां पे दो कंसेप्ट को मिक्स कर दिया। एक तो स्क्वायर रूट निकालो और दूसरा जो मैक्सिमम वैल्यू निकालने का कंसेप्ट है, मतलब मैक्सिमा मिनिमा, दोनों कंसेप्ट को कोलैब कर दिया और फिर क्वेश्चन आपके सामने में रखा हुआ है, राइट। तो यहां पे आपको कंसेप्ट भी पता होना चाहिए, साथ ही साथ आपको मैक्सिमा मिनिमा का भी कंसेप्ट पता होना चाहिए। आई होप यहां तक क्लियर है। बट एनीवेज क्वेश्चन बहुत आसान था, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ओके, अगेन इंडाइसिस सर्च पे बेस्ड क्वेश्चन, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, वो देख के ही समझ में आ जा रहा है। क्यों? कारण मैं बताता हूं। आपको ये बोल रहा है कि सम ऑफ ऑल द रियल वैल्यूज ऑफ के बताइए। अगर आपको ये इक्वेशन दिया हुआ है, इसमें अगर आप देखोगे तो 8 जो होता है वो भी 2 का पावर है, 3 2 7 6 8 ये भी 2 का पावर है। ये कैसे समझा? तो ये इवन नंबर है, जस्ट आप उसको स्प्लिट कर लो तो आपको समझ में आएगा कि 2 का पावर है। तो एक काम कर लेते हैं, पहले हम इसी की बात कर लेते हैं। 3 2 7 एंड देन 6 8। तो आप देखिए इसको 2 के पावर में अगर हम लोग कन्वर्ट कर दे तो इसको हम 8 से डिवाइड कर लेते हैं। ये हो जाएगा 8 4 जा 32, देन 0, 8 9 जा 72 एंड देन 8 6 जा, राइट। एंड देन इसको अगर मैं 4 से और डिवाइड कर दूं तो ये हो जाएगा आपका 1024, और ये 2 का क्यूब है और ये 2 का स्क्वायर है, तो ये हो जाएगा 2 टू द पावर 5 एंड 2 टू द पावर 10, मतलब ये हो जाएगा 2 टू द पावर 15, राइट। मतलब ये जो नंबर है इसको हम लिख सकते हैं 2 टू द पावर 15, और क्योंकि हमने इसको 2 टू द पावर 15 में कन्वर्ट कर लिया है, अब ये क्वेश्चन बन गया बहुत आसान। अब ये हार्ड नहीं रहा। मैं आपको समझाता हूं कैसे। अब मुझे एक बात बताइए, ये 1/8 है, 1/8 को हम लोग लिख सकते हैं 1/2 टू द पावर 3, और वो 1/2 टू द पावर 3 जब ऊपर जाएगा तो लिखा जाएगा 2 टू द पावर -3 होल टू द पावर k, राइट। ये है 2 टू द पावर 15, जब ये ऊपर जाएगा न्यूमरेटर में तो लिखा जाएगा 2 टू द पावर -15 होल टू द पावर 1/3 इज इक्वल्स टू 1/8। 1/8 को हम लिख सकते हैं 2 टू द पावर -3, इसे हम अगेन लिख सकते हैं 2 टू द पावर -15 एंड होल टू द पावर में लिखा जाएगा 1/k। आई होप क्लियर है। अब मुझे ये पता है कि ब्रैकेट के अंदर बाहर अगर पावर होता है तो वो मल्टीप्लाई होता है, इसीलिए हम करेंगे 2 टू द पावर -3k एंड देन यहां पे -15/3 हो जाएगा, मतलब वो -5 हो जाएगा। तो इनटू 2 टू द पावर -5 इज इक्वल्स टू 2 टू द पावर -3 इंटू 2 टू द पावर -15/k, राइट। अब हमें एक इंडाइसिस का रूल पता होना चाहिए कि अगर बेस सेम है और पावर अलग अलग है, हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो उनके पावर क्या होते हैं? ऐड होते हैं, राइट। तो यहां पे हम वही कंसेप्ट लगा देंगे, हम डायरेक्टली बोलेंगे कि भाई -3k -5, और यहां पे कितना आ जाएगा? -3 -15/k। आप मुझे बताइए दोनों का वैल्यू कैसा होना चाहिए? सेम, क्योंकि अगर वैल्यू इक्वल है तो बेस तो दोनों में सेम ही आएगा, तो पावर भी कैसा होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए। तो इधर से जो पावर का वैल्यू आएगा और इधर से जो पावर का वैल्यू आएगा, दोनों को इक्वल कर दिया। अब जस्ट इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो आप मुझे एक बात बताइए, सबसे पहले माइनस दोनों साइड में अगर मल्टीप्लाई कर दो तो माइनस का झंझट खत्म हो जाएगा, यही वैल्यू लिखी जाएगी 3k + 5 इज इक्वल्स टू 3 + 15/k।
एंड जस्ट इसे सिंप्लीफाई करते हैं, k से दोनों साइड में मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये हो जाएगा आपका 3k स्क्वायर प्लस 5k इज इक्वल्स टू 3k प्लस 15। आई होप क्लियर है। ये 3k इधर आएगा और ये लिखा जाएगा 3k स्क्वायर प्लस 2k माइनस 15 इज इक्वल्स टू 0। अब क्योंकि ये बन गया आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन, राइट। अब जैसे ही क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया वैसे ही मेरी नजर जाती है क्वेश्चन पे। क्वेश्चन में देखिए आपको क्या बोल रहा है, फाइंड द सम ऑफ ऑल द रियल वैल्यूज ऑफ k, मतलब k की जितनी भी रियल वैल्यूज है आप सबका बताइए एडिशन क्या आएगा। तो यहां पे कंसेप्ट बनता है आपका सम ऑफ रूट्स का। सम ऑफ रूट का कंसेप्ट क्या बोलता है, सम ऑफ रूट का कंसेप्ट ये बोलता है कि भाई ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, अगर ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और इसके अगर मान लो दो रूट है अल्फा और बीटा, तो हमें ये पता है सम ऑफ रूट अल्फा प्लस बीटा इज गिवन बाय माइनस बी बाई ए, राइट। तो हम वही कंसेप्ट यहां पे लगा देंगे। आप मुझे बताइए दोनों का जो सम आएगा, सम ऑफ ऑल द वैल्यूज ऑफ k इज गिवन बाय माइनस ऑफ 2/3, माइनस ऑफ 2/3, और यही आपका करेक्ट आंसर रहेगा। आप मुझे बताइए क्या माइनस 2/3 है ऑप्शन में, इसीलिए करेक्ट आंसर हमारा कौन सा आएगा, सेकेंड, राइट। आई होप क्लियर है। तो अगेन देखिए वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन, बहुत ही आसान क्वेश्चन था। मुझे नहीं लगता ये क्वेश्चन किसी का मिस होना चाहिए था, राइट। इजी क्वेश्चन। आगे बढ़े, यस। ओके, सो देखिए अभी क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने में है। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको क्या बोल रहा है, इसमें आपको ये बोल रहा है इन द एक्स वाई प्लेन द एरिया इन स्क्वायर यूनिट ऑफ द रीजन डिफाइंड बाय इनइक्वालिटीज y इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू x प्लस 4 एंड ये वाला एक एक्सप्रेशन है, राइट। तो देखिए कैट की हिस्ट्री बोलती है कि भाई हर पेपर में अगर आप देखोगे ना कहीं तो ये क्वेश्चन, मतलब इस कंसेप्ट पे बेस्ड क्वेश्चन बहुत ही आम है, मतलब जिसमें एरिया बाउंडेड बाय द रीजन आपको पूछा जाता है। तो हर बार अलग अलग क्वेश्चन पूछे जाते हैं या फिर ग्राफ से पूछने वाले क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, राइट। तो इस क्वेश्चन को मैं मॉडरेट के लेवल पे रखूंगा, क्यों, कारण उसका सिंपल ये है कि इसका ग्राफ तो कोई भी उतार लेगा, लेकिन ये जो ग्राफ है ये थोड़ा सा ट्रिकी है, इसमें आपको कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे सो दैट एक वो स्टैंडर्ड फॉर्म में आएगा एंड देन फिर आप ग्राफ को ड्रॉ कर पाओगे। तो आपको ये बोल रहा है कि भाई इसका आप ग्राफ ड्रॉ कीजिए और जो भी एरिया बाउंडेड बाय द रीजन आएगा आप बताइए उसका वैल्यू क्या होगा। तो सबसे पहले आप ये ग्राफ देखिए, यहाँ पे बोल रहा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4 टाइम्स एक्स माइनस वाई इज लेस देन और इक्वल्स टू 0, राइट। तो सबसे पहले ये कोई एक स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है, लेकिन यहाँ पे अगर आप डिग्री देखोगे तो 2 का है, तो ऐसा कोई स्टैंडर्ड ग्राफ का फॉर्म जिसमें एक्सप्रेशन में पावर 2 आता है, राइट। तो मैं इसको सर्कल के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकता हूं, कैसे करेंगे, तो आप देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर है और यहां से 4x आ जाएगा, तो मैं इसको लिखता हूं एक्स स्क्वायर प्लस 4x। यहां तक क्लियर है, राइट। अब यहां पे क्योंकि 4x है तो मैं इसका परफेक्ट स्क्वायर बनाने की कोशिश करता हूं। तो 4x का हाफ होता है 2x और 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आएगा। कहने का मतलब आप यहाँ पे एक्स्ट्रा में अपने मन से +4 कर देंगे, प्लस सेम आप y के साथ करिए, तो यहां पे लिखा जाएगा y स्क्वायर एंड देन यहां से आएगा -4y। अब देखिए -4y का आधा हो जाएगा -2y और -2 का स्क्वायर करेंगे अगेन +4 आएगा, तो यहां पे भी आपको +4 करना पड़ेगा। अब यहाँ पे आपने एक्स्ट्रा में क्या किया, +4 मतलब 8 एक्स्ट्रा में ऐड किया, तो आपको दोनों साइड में 8 एक्स्ट्रा में ऐड करने पड़ेंगे। तो -4 + 8 करेंगे तो यहाँ पे 4 आ जाएगा और ये 0 + 8 कर देंगे तो ये 8 हो जाएगा, राइट। अब ये जो एक्सप्रेशन ये एक परफेक्ट स्क्वायर है, किसका परफेक्ट स्क्वायर है, तो हम बोलेंगे x + 2 का होल स्क्वायर और ये होता है आपका y - 2 का होल स्क्वायर, और दोनों का जो वैल्यू है वो किसके बीच में लाई करेगा, तो हम बोलेंगे 4 और 8 के बीच में लाई करेगा। अब आपको सर्कल का एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट पता होना चाहिए कि x - a का होल स्क्वायर प्लस y - b का होल स्क्वायर इज ऑलवेज इक्वल्स टू r स्क्वायर। ये होता है स्टैंडर्ड सर्कल का इक्वेशन, जिसमें हम लोग बोलते हैं एक सर्कल है, सर्कल का जो सेंटर आएगा वो आएगा a, b पे और उसका जो रेडियस होगा वो r होगा, राइट। तो आप देखिए x + 2 का होल स्क्वायर y - 2 का होल स्क्वायर, मतलब यहां से मुझे इसके सेंटर मिल जाएंगे -2, 2 एंड इसको अगर मैं रेडियस बोल देता हूं तो मैं बोलूंगा इज इक्वल्स टू r स्क्वायर। r स्क्वायर का वैल्यू 4 और 8 के बीच में लाई करता है, इसीलिए मैं बोल सकता हूं रेडियस बिलोंग्स टू 2 वैल्यूज 2 और 2√2।
कहने का मतलब स्क्वायर रूट लिया मैंने दोनों साइड में, तो 4 का स्क्वायर रूट 2 हो जाएगा और 8 का स्क्वायर रूट करेंगे हम लोग सॉल्व तो वो 2 रूट 2 रहेगा, राइट। तो रेडियस का वैल्यू क्या रहेगा, एक ऐसा सर्कल जिसका रेडियस 2 और 2 रूट 2 के बीच में लाई करेगा। अच्छा, इसकी बात करते हैं तो ये है y इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू x प्लस 4। अभी हम लोग क्या करते हैं, एक ग्राफ ड्रॉ करते हैं। तो मुझे बताइए ये हो जाएगा आपका x एक्सिस, इधर हम बात कर लेते हैं तो ये हो जाएगा आपका y एक्सिस, राइट। अगर हम इसकी बात करें तो आप देखिए x का वैल्यू 4 पुट कीजिए तो ये सॉरी आपका y का वैल्यू 4 पुट करेंगे, या फिर आप ऐसा बोलो x का वैल्यू 0 पुट कर दे तो y का वैल्यू 4 आएगा। मतलब यहां से पहला आपको कोऑर्डिनेट मिलेगा 0,4 और दूसरा वैल्यू आपको मिलेगा, अगर आप y का वैल्यू 0 पुट कर दे तो x माइनस 4 मिलेगा। तो यहां से आपको दूसरा कोऑर्डिनेट मिलेगा विच इज -4,0। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों लाइंस को हम ज्वाइन कर देंगे, दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर देते हैं तो ये आपको मिल जाएगा वही स्ट्रेट लाइन जिसकी हम बात कर रहे हैं। आप ये थोड़ा समझ लीजिएगा, ये पॉइंट यहां से पास हो रहा है, ठीक है। आई होप यहां तक क्लियर है। तो ये जो लाइन है उसका ये ग्राफ बन गया। अब यहां पे उसने साइन दिया था y इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू, मतलब आपको आउटसाइड जाना पड़ेगा, राइट। तो आपको जो रीजन लेना है वो लाइन के ऊपर वाला लेना है, ना कि लाइन के नीचे वाला, पहली बात। दूसरा, अगर आप इसके सेंटर की बात करेंगे तो मैंने अभी बताया था यहां से हमको सेंटर मिल जाते हैं, सेंटर मिलेंगे -2,2। तो आप देखिए -2,2 अगर यहां पे रखते हैं तो -2 + 4 मतलब ये 2 आएगा और ये भी 2 है, मतलब ये पक्का इसी लाइन पे आता है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर जो सर्कल मैं बात कर रहा हूं जिसके सेंटर की, उसका सेंटर आपको यहीं पर मिलेगा, तो ये सेंटर आ गया। देन इसके बाद में मुझे पता है रेडियस 2 और 2 रूट 2 के बीच में लाई करेगा, तो छोटा वाला रेडियस रहेगा 2 और बड़ा वाला रेडियस रहेगा 2 रूट 2। तो अगर आप देख सकते होंगे तो यहां पे इसका पॉइंट है -2,2, ये सेंटर है। और यहां से अगर आप इसका डिस्टेंस निकालोगे तो बाय डिस्टेंस फॉर्मूला आपको समझ में आएगा कि ये जो डिस्टेंस आएगा ये 2 रूट 2 आ रहा है। कैसे, तो -4 -2 का होल स्क्वायर प्लस 0 -2 का होल स्क्वायर, उसके स्क्वायर रूट में लेंगे, सॉल्व करेंगे तो 2 रूट 2 आएगा। कहने का मतलब ये डिस्टेंस 2 रूट 2 है, ये डिस्टेंस 2 रूट 2 है। वैसा भी नहीं समझता तो ये 4 यूनिट है, ये 4 यूनिट है, तो ये कितना रहेगा 4 रूट 2, और 4 रूट 2 का हाफ करेंगे तो ये 2 रूट 2, ये 2 रूट 2। आई होप क्लियर है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो बड़ा वाला सर्कल रहेगा वो एग्जैक्टली इसी पॉइंट से पास होगा, मतलब ये डायमीटर रहेगा सेंटर से पास हो रहा है, ये समझ में आएगा। और जो छोटा सर्कल रहेगा वो डेफिनेटली यहां से पास होगा, ऐसे पास होगा। अब आप मुझे बताइए, एरिया बाउंडेड बाय द रीजन बोला था, मतलब स्ट्रेट लाइन के ऊपर का रीजन और इन दोनों सर्कल्स के बीच का रीजन। तो मुझे बताइए एरिया बाउंडेड बाय द रीजन में कौन सा वैल्यू आएगा, तो सीधी सी बात है, हम बोलेंगे भाई ये वाला रीजन आया है, मुझे इस रीजन का वैल्यू निकालना है। तो आप एक चीज समझिए, ये तो दो सर्कल है और उनके उनके हाफ का उनके बीच में आने वाला रीजन है, राइट। तो मुझे पता है कि भी अगर मुझे ये एरिया बाउंडेड बाय द रीजन निकालना है तो वो कैसे निकाला जा सकता है, दोनों सर्कल के एरिया को मैं क्या कर दूंगा माइनस, मतलब बड़े वाले सर्कल के एरिया में से छोटा वाला सर्कल का एरिया क्या कर दूंगा माइनस। तो हम बोलेंगे सर्कल का एरिया होता है क्योंकि पाई आर स्क्वायर, इसीलिए यहां पे लिखा जाएगा पाई, बड़ा वाला स्क्वायर सर्कल, आप इसको कैपिटल आर बोल दो और ये हो जाएगा स्मॉल आर। और ये सर्कल का एरिया हुआ, मुझे उसका हाफ चाहिए तो डिवाइडेड बाय में क्या करना पड़ेगा 2, राइट। एरिया इज गिवन बाय पाई। आप मुझे बताइए बड़े वाले रेडियस का स्क्वायर का वैल्यू कितना था 8, डायरेक्टली मैं रख सकता हूं, या फिर आप 2 रूट 2 का स्क्वायर करेंगे तो वो वैल्यू 8 आएगा, एंड देन इधर आएगा 4 डिवाइडेड बाय 2। 8 - 4 4 हो जाएगा और 2 से 4 2 टाइम्स कैंसिल होगा, इसीलिए एरिया बाउंडेड बाय द रीजन आपका करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा 2 पाई। आई होप ये क्लियर है, राइट। तो आप देखिए क्वेश्चन इजी था, क्वेश्चन डुएबल था, लेकिन ये क्वेश्चन वही इंसान कर सकता है जिसको इसका एक डीप अंडरस्टैंडिंग होगा। दूसरा, ये जो ग्राफ ड्रॉ करना है ये उसको एक आइडिया होना चाहिए, अगर वो है तो इजीली इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है, राइट। ओके, सो ठीक है, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा 2 पाई। ओके, देन आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आप देख सकते होंगे तो देखिए इसमें बोल क्या रहा है, इन सितंबर द इनकम ऑफ कमल, अमल एंड विमल आर इन द रेशियो ऑफ 8:6:5। They rent a house rent together and Kamal pays 15%, Amal pays 12% and Vimal pays 18% of their respective incomes to cover the total house rent in that month.
In October, the house rent remains unchanged while their income increased by 10%, 12% and 15%. In October, the percentage of total income that will be paid as house rent is nearest equal to. Okay. तो देखिए ये क्वेश्चन एक्चुअली वन लाइनर क्वेश्चन है लेकिन कैलकुलेटिव रहेगा, ठीक है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ बहुत आसान है, क्योंकि अगर मैं हर क्वेश्चन को ही आसान बोलूंगा तो है ना बिल्कुल तैयार हो जाएंगे सारे बच्चे। आप एक समझिए क्वेश्चन इजी है लेकिन कैलकुलेटिव है, और पेपर में कैलकुलेटिव अगर है तो पेपर में कैल्सी रहता है आपके पास में, अगर आपने कैल्सी का यूज कर लिया तो ये मैनेजेबल था, ठीक है। मैं समझाता हूँ कैसे। आप देखिए आपको ये बोल रहा है कि भाई तीन बंदे हैं, कमल, अमल और विमल। तो इनके जो इनकम है उनका रेशियो था 8:6:5, राइट। आपको ये बोल रहा है कि भाई ये तीनों जो बंदे हैं ना वो अपनी अपनी इनकम का समथिंग परसेंट हाउस रेंट पे देते थे। तो आप मुझे बताइए कमल कितना परसेंट देता था। कमल जो ऐसा मान के चलो ये 8 ही रुपए था, क्योंकि ये रेशो है, आप कोई भी वैल्यू ले सकते हो। तो मैं बोलूंगा ये 8 का 15% लेता था, ये 8 का 12% लेता था, और ये 5 का 18% लेता था। आई होप क्लियर है। और तीनों का जो भी रेंट आएगा उसको हम लोग ऐड कर देंगे। आई होप क्लियर है। या तो अब ये जो रेंट है उसने बोला ये रेंट नहीं बदला है, रेंट उतना ही है। तो रेंट उतना ही है तो फिर हम लोग बाद में देख लेंगे, इक्वल कर देंगे इसको। आगे में ये बोला कि भाई उनकी जो इनकम है ना नेक्स्ट मंथ में इनकम बढ़ गई, उनकी इनकम कितने से बढ़ गई 10%, 12%, 15%। तो आप मुझे बताइए अब 8 का 8 रहेगा या 8 का 10% बढ़ जाएगा। तो 8 का अगर 10% बढ़ जाए तो आप मुझे बताओ 8 का 10% मतलब 110%, और 110% को हम लोग लिख सकते हैं 1.1, राइट। देन हम बात करते हैं दूसरा 12% बढ़ गया। तो आप मुझे बताइए यहां पे हो जाएगा 6, और 6 पे 12% मतलब 112%, और 112% का वैल्यू होता है 1.12, राइट। एंड देन सी तीसरे बंदे की बात करते हैं तो वो हो जाएगा आपका 5, एंड 5 का कितना परसेंट बढ़ गया भाई 15%, तो ये हो जाएगा आपका 1.15। आई होप क्लियर है। तो ये हो जाएगी उनकी टोटल इनकम। पहले इंडिविजुअल इनकम 865 थी, अब उनकी टोटल इनकम ये हो गई। आई होप क्लियर है। अब आपको क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि आप ये बताइए ये जो नया इनकम आया उसका कितना परसेंट ये जो रेंट उन्होंने पे किया वो है। तो हम सिंपली बोलेंगे कि भाई साहब ये उनकी इनकम है, हमें इनकम का मान लेते हैं वो x% पे करते थे, तो हमने बोल दिया ये टोटल इनकम हो गई बाद वाली, और उसका x% उन्होंने पे कर दिया, ये हो गया उनका रेंट। अब क्वेश्चन में दिया था साफ साफ कि भाई दोनों का जो रेंट है ना पहले महीने का और बाद वाला वो चेंज नहीं है, रेंट सेम है। तो आप मुझे बताइए पहले रेंट इतना दिया था अब रेंट इतना दिया हुआ है, दोनों का वैल्यू कैसा है इक्वल है, राइट। इक्वल कर दिया एंड जस्ट इसे सिंपली सॉल्व कर लेंगे, आपको वैल्यू किसका मिल जाएगा x का, राइट। तो आप मुझे एक बात बताइए अगर मैं इसे सिंपली सॉल्व करता हूं, राइट, तो यहां पे मुझे 8 का 15% निकालना है। यहां पे एक काम करते हैं परसेंट सब में ही है, मैं कॉमन निकाल लेता हूं। ये 15 गुना 8 आपका कितना हो जाएगा 120, ये हो जाएगा आपका 72, एंड ये हो जाएगा आपका 90, एंड परसेंट है तो डिवाइडेड बाय में आ जाएगा 100, राइट, इज इक्वल्स टू ये हो जाएगा आपका 8.8 प्लस ये हो जाएगा आपका 6.72 प्लस एंड 5 इंटू 1.15 मतलब ये हो जाएगा 5.75, और इसका हम लोग बोलेंगे x%। आई होप क्लियर है। तो आप मुझे एक बात बताइए ये परसेंट से ये परसेंट क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। देन हम अगर इसकी बात करें तो यहाँ पे 120 प्लस 72 प्लस 90, 120 प्लस 90 अगर कर देंगे तो ये 210 हो जाएगा, और 210 प्लस 72 अगर ऐड करें तो ये हो जाएगा 282, और इसे ही मैं डिवाइड कर देता हूं। आप देखिए इसको पहले ऐड कर लेते हैं, ये 80 है, राइट। तो इसे अगर हम लोग ऐड कर ले तो ये आपका हो जाएगा 5 और 2 ये हो जाएगा आपका 7, देन उसके बाद में 7 प्लस 7 ये हो जाएगा आपका 14, देन 14 प्लस 8 मतलब ये हो जाएगा 22, तो कैरी 2 हो जाएगा, ये हो जाएगा 7 प्लस 8 मतलब 15 प्लस ये मतलब 21.27, और ये वैल्यू आएगा आपका x, राइट। तो आप देखिए अगर जस्ट हम लोग इसको सिंपली सॉल्व करने की कोशिश करें तो यहाँ पे मैं 2 0 लगा देता हूँ, ये पॉइंट हटा देगी, है ना, ये पॉइंट हट गया। अब इसको अगर हम लोग सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो आप देखिए ये दोनों नंबर किससे डिवाइड हो जाएंगे, 3 से, 3 से, यस 3 से अगर आप इसको डिवाइड कर लो तो ये हो जाएगा 3 9s are 27, 3 4s are 12 एंड देन 0 0, दे हो जाएगा 3 7s are देन 0, 3 9s are then 709, okay, then
इसे अगर हम लोग सॉल्व करने की कोशिश, ओके यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो सारी पॉइंट में वैल्यूज है, तो आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे आप कैल्सी का यूज कर सकते हैं। अगर हम कैल्सी का यूज करके देखें तो देखिए मैं यहाँ पे आप कैल्सी का ही यूज करूंगा, क्योंकि कैलकुलेशन थोड़ा सा है ना गंदा आएगा। अगर आप देखोगे तो पहले तो मतलब 709 वन टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, तो ये तो समझ में आ रहा है कि भाई अप्रोक्सीमेटली अगर आप देखोगे तो ये 12 और 13 के बीच में आएगा, बट पेपर में हम कैसे एग्जैक्ट कैलकुलेशन थोड़ा सा इधर उधर हो गया तो आपका आंसर गलत हो सकता है। तो यहाँ पे आप बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेंगे, आप कैंसल उसको कैंसल आउट करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो ये वैल्यू आया था आपका 282 डिवाइडेड बाई 21.27। तो इसे अगर हम लोग सॉल्व करें तो ये वैल्यू आता है आपका 13.25, राइट। तो इसीलिए मैं बोल दूंगा इसका वैल्यू आएगा 13.25। आप मुझे बताइए 13.25 मतलब अप्रोक्सीमेटली बोला था, तो आपका करेक्ट आंसर कौन सा होगा? 13.26। आई होप क्लियर है, राइट। तो क्वेश्चन इजी था, बट यस ये वाला जो पार्ट है ये थोड़ा सा कैलकुलेटिव है, आपको ये मैनेज करना पड़ेगा, अदरवाइज क्वेश्चन आसान था, राइट। क्लियर है सभी को? क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने में है। क्वेश्चन नंबर 7 में आपको ये बोल रहा है 4 टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए, एंड 4 टाइम्स एक्स माइनस वाई माइनस जेड इज इक्वल्स टू 3 प्लस ए, देन ए इज इक्वल्स टू। अब देखिए ये वाला जो क्वेश्चन था ना, एक्चुअली ये बहुत ज्यादा ट्रिकी था। क्यों? क्योंकि आप एक चीज समझो, यहाँ पे चार वेरिएबल है एक्स वाई जेड एंड ए, एंड आपको ए का वैल्यू निकालना है, बट इक्वेशन दी है सिर्फ 2, राइट। तो पक्का कोई ना कोई लॉजिक यूज हो रहा होगा, बट ये पेपर में आपको समझे इसकी कोई गारंटी नहीं है, राइट। अगर ये पेपर में क्लिक होता है तो बहुत आसानी से आप उसको ट्राई कीजिए कि भाई मैं कर लूंगा, अगर नहीं समझ में आ रहा तो डेफिनेटली आप इसको जल्दी से स्किप करके आगे भाग जाएंगे, राइट। तो ये बहुत ज्यादा फायदे में रहेगा। अब देखिए इस क्वेश्चन को मैं कैसे कर सकता हूँ वो 2 मिनट बात करते हैं। तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो आप देखिए ये जो इक्वेशन दिया हुआ है इसको अगर मैं अंदर में मल्टीप्लाई कर लेता हूँ तो ये हो जाएगा आपका 4x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर प्लस 4z स्क्वायर इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा a, और इसे अगर हम 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे अंदर में तो ये हो जाएगा 4x माइनस 4y माइनस 4z इज इक्वल्स टू 3 प्लस a, राइट। अगर मैं इसमें से इसको माइनस कर देता हूं, माइनस कर देंगे तो आप मुझे बताइए यही इक्वेशन क्या बन जाएगा? 4x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर प्लस 4z स्क्वायर माइनस, इसे माइनस कर रहा हूं तो ये हो जाएगा माइनस 4x, ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 4y, एंड देन ये भी हो जाएगा प्लस 4z इज इक्वल्स टू a माइनस 3 प्लस माइनस 3 माइनस a हो जाएगा, तो a से a कट जाएगा, इधर वैल्यू आएगा 3, राइट। तो इससे क्या फायदा होगा कि a कैंसल आउट हो जाएगा। अब आप एक चीज समझिए, यहाँ पे x वाली टर्म को एक साथ लिखते हैं, तो यहाँ पे है 4x स्क्वायर, यहाँ पे है माइनस 4x, और इन्हें कंबाइन लेके मैं इनको परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करने की कोशिश करता हूं। तो आप देखिए यहां पे लिखा जाएगा 4x स्क्वायर देन माइनस 4x, राइट। अब आप एक चीज समझिए कि भाई इसमें हो क्या रहा है, तो इसमें अगर हम लोग देखें तो यहां पे ये 4x स्क्वायर है, 4x स्क्वायर, राइट। तो अगर मैं इसको परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहा हूं तो डेफिनेटली एक 2x का टर्म आएगा, क्योंकि 2x का होल स्क्वायर करेंगे तब 4x स्क्वायर होगा। तो 2x एंड देन यहां पे माइनस 4x है, तो 2x इंटू 2 करेंगे तो वो तो डायरेक्टली 4x हो जाएगा, मतलब दूसरी टर्म जो रहेगी वो पक्का 1 है। तो ये 2x माइनस 1 का होल स्क्वायर हो सकता है, एंड 2x माइनस 1 का होल स्क्वायर करने के लिए मुझे बताइए ये हो जाएगा 4x स्क्वायर, देन हो जाएगा माइनस 2ab, तो ये हो जाएगा माइनस 4x, लेकिन देन बाद में प्लस 1 भी आएगा, तो मैं यहां पे एक्स्ट्रा में प्लस 1 कर देता हूं। प्लस 1 करने से क्या फायदा होगा कि भाई ये जो रहेगा वो लिखा जाएगा 2x माइनस 1 का होल स्क्वायर, राइट। सेम हम लोग एक काम करते हैं y के साथ में कर लेंगे, तो यहां पे आपका आ जाएगा 4y स्क्वायर, 4y स्क्वायर, एंड देन यहां पे लिखा हुआ है 4y, तो सेम जैसे ये किया वैसे ये भी आएगा, बस यहाँ पे माइनस के बदले अब क्या आएगा? प्लस आएगा। तो इसे हम लोग लिख सकते हैं 2y प्लस 1 का होल स्क्वायर, और क्योंकि मैंने ऐसा लिख दिया तो यहाँ पे मुझे प्लस 1 एक्स्ट्रा में करना पड़ेगा। देन z की बात करते हैं तो ये हो जाएगा आपका 4z स्क्वायर प्लस 4z, सेम वैसे ही प्लस 1 कर देंगे तो यहाँ पे भी आपको मिल जाएगा 2z प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब आप देखिए प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1, क्या ये 3 हो गया था? तो अगर हमने यहाँ पे प्लस 3 कर दिया है एक्स्ट्रा में, राइट, तो
यहाँ पे सॉरी ये -1 -3 आएगा। तो दूसरे साइड में भी मैं 3 ऐड कर देता हूं, तो यहाँ पे आएगा -3 + 3, राइट। आई होप क्लियर है। एंड देन -3 + 3 करेंगे तो ये कैंसल आउट होके इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 0। इसीलिए हम बोलेंगे इसका वैल्यू 0 होता है, राइट। अब यहाँ पे एक कंसेप्ट है, क्या कंसेप्ट है, आप एक कंसेप्ट समझिए कि भाई a² + b² + c², इसका वैल्यू अगर 0 आता है तो ये हमें आइडेंटिटी पता है कि कभी भी स्क्वायर का जो आंसर होता है, कोई भी नंबर का स्क्वायर अगर हम करते हैं तो वो या तो 0 हो सकता है या तो वो पॉजिटिव नंबर होगा। और पॉजिटिव ये भी है, ये भी है, ये भी है, और 3 पॉजिटिव नंबर का एडिशन 0 आ रहा है, ये तभी पॉसिबल हो सकता है जब a, b और c सबका वैल्यू क्या रहा होगा, 0। यही कंसेप्ट मैं यहां पे यूज करने जा रहा हूं। मैं बोलूंगा इनके स्क्वायर का जो सम आएगा वो अगर 0 आए तो ये तभी पॉसिबल है जब ये सबका वैल्यू कितना हो जाएगा, 0। और 2x - 1 अगर इसका वैल्यू 0 है तो हम बोल सकते हैं x मस्ट बी इक्वल्स टू 1/2। सेम हम इसे अगर सॉल्व करेंगे तो यहां से y का वैल्यू कितना आ जाएगा, -1/2, एंड z का वैल्यू कितना आ जाएगा, -1/2। आई होप ये क्लियर है। तो यहां से मुझे x, y, z तीनों की वैल्यू मिल जाती है। ये वैल्यू मैं इस इक्वेशन में पुट कर देता हूं क्योंकि ये थोड़ा सा इजी है इसके कंपेयर में। यहां पुट करते हैं तो आपको डायरेक्टली, या फिर आप ये जो दिया हुआ है एक्सप्लेन्ड वाला उसी में रख दो तो ज्यादा बेहतर हो जाएगा। तो आप मुझे बताइए इसमें अगर मैं रख देता हूं तो ये आपका कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा, यहां लिख दूं मैं, ये हो जाएगा 4 टाइम्स x का वैल्यू कितना है भाई, 1/2, एंड देन माइनस y का वैल्यू है -1/2, एंड देन माइनस z का वैल्यू भी है आपका -1/2, राइट। और इधर में कितना आएगा, 3 + a। जस्ट इसे सिंप्लीफाई करते हैं तो आप मुझे एक बात बताइए, ये कितना हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये भी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1/2 + 1/2 + 1/2 ये हो जाएगा आपका 3/2। और 3/2 अगर बात करें तो 3 × 4 ये हो जाएगा आपका 12/2, एंड 12/2 इज 6, तो ये हो जाएगा 6 = 3 + a, और 3 इधर आके माइनस हो जाएगा, इसीलिए a का वैल्यू कितना आएगा, 3। और यही आपको पूछा था, इसीलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा, 3। आई होप क्लियर है, राइट। तो आप देखिए यहाँ पे आपको अरेंजमेंट अच्छी खासी करनी पड़ेगी तब जाके आप ये कंसेप्ट लगा सकते हो, अदरवाइज ये क्वेश्चन थोड़ा सा है ना ट्रिकी था, मतलब पेपर में आपको फंसा भी सकता था। तो ऐसे क्वेश्चन से थोड़ा सा बचना होता है, राइट, बट डुएबल है, ठीक है, ओके। ओके, सो देखिए क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने में है। क्वेश्चन नंबर 8 में आपको क्या बोल रहा है, इसमें आपको बोल रहा है द सम ऑफ ऑल द 4 डिजिट नंबर्स दैट कैन बी फॉर्म्ड विद द डिस्टिंक्ट नॉन जीरो डिजिट्स a b c d with each digit appearing exactly once in every number is 153310 plus n, where n is single digit natural number, then the value of a plus b plus c plus d plus n। देखिए क्वेश्चन आसान है, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, आपको परमुटेशन कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन पूछा गया है, राइट। ये बोलना क्या चाह रहा है, ये बोलना चाह रहा है कि भाई ए बी सी डी नाम के ऐसे 4 डिजिट है और उससे एक 4 डिजिट नंबर बनाओ, जैसे हमने बना दिया ए बी सी डी। अब इससे जरूरी नहीं है ना कि एक ही बनेगा, ऐसे तो बहुत सारे बनेंगे। तो जैसे मान लो मैंने बना दिया ए बी डी सी, है ना, फिर ऐसे बहुत सारे बनेंगे, तो टोटल कितने बनेंगे, तो 4 फैक्टोरियल, मतलब ऐसे टोटल 24 नंबर बनेंगे। आपको ये बताना है कि जितने भी नंबर बनेंगे उन सबका सम क्या होगा, बेसिकली ये दिया हुआ है। और वो सम का भी वैल्यू एक्चुअली आपको दिया हुआ है, वो सम का वैल्यू आपको दिया हुआ है 153310 प्लस n। तो आपको ये बताना है कि यहां से n और ये a b c d इन सबका सम क्या होगा, राइट, क्योंकि वेरिएबल के टर्म में पूछा गया तो इजी क्वेश्चन है, थोड़ा एप्लीकेशन है, मतलब स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है। बट अगर आपको इसका फॉर्मूला पता है, सम ऑफ ऑल दी नंबर्स फॉर्म्ड, राइट, अगर आपको पता है तो आप इजीली इस क्वेश्चन को कर सकते थे। सम ऑफ ऑल दी नंबर फॉर्म्ड, जितने भी नंबर बनेंगे उन सबका सम निकालने के लिए डायरेक्ट फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है n-1 फैक्टोरियल इंटू 1111, कितने टाइम्स भाई, ये होता है n टाइम्स, इंटू यहां पे होगा सम ऑफ डिजिट्स। तो आप एक चीज समझिए, यहाँ पे n क्या है, तो n होता है नंबर ऑफ डिजिट्स, मतलब जो भी नंबर दिया गया है उसमें जितने डिजिट्स है वो n होगा, और वो डिस्टिंक्ट डिजिट्स के लिए होगा। तो हम बोलेंगे जो क्वेश्चन दिया है उसमें डिजिट्स कितने, 4, इसीलिए यहां पे, अच्छा मुझे बताइए सम का वैल्यू कितना दिया हुआ है। अच्छा पहले n लिख देता हूं, n का वैल्यू दिया है 4, तो ये हो जाएगा 4 - 1 फैक्टोरियल इंटू 1 कितने टाइम्स आएगा, n टाइम्स, यहां पे n का वैल्यू 4 है तो ये हो जाएगा 1111
इनटू सम ऑफ ऑल द डिजिट्स, डिजिट्स दिए हुए a प्लस बी प्लस सी प्लस डी। आई होप समझ में आएगा। और इनका जो सम आएगा उसका भी वैल्यू दिया हुआ है, उसका वैल्यू क्या दिया हुआ है, उसका वैल्यू दिया हुआ है 153310 प्लस n, राइट। 4 माइनस 1 मतलब ये होता है 3, 3 फैक्टोरियल का वैल्यू होता है 6, 6 इंटू 4 टाइम्स 1, तो ये हो जाएगा आपका 4 टाइम्स 6 इंटू यहां पे आएगा a प्लस बी प्लस सी प्लस डी, और यहां पे अगर हम लोग बात करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 153310 प्लस n। वन फाइव थ्री थ्री वन जीरो प्लस n, राइट। तो आप एक चीज समझिए, आपको यह देखना पड़ेगा कि यहां पे एक ट्रिकी पॉइंट क्या था वो समझा देता हूं। यहां पे ये n जो है ना ये बड़ा खास है। यहां पे उसने बोला कि n जो है ना वो एक सिंगल डिजिट नेचुरल नंबर है, सिंगल डिजिट नेचुरल नंबर। सिंगल डिजिट नेचुरल नंबर मतलब आपका 1 to 9, मतलब मैक्स टू मैक्स n का वैल्यू 9 तक जा सकता है, उससे ज्यादा नहीं हो सकता। तो क्या मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि अगर मैं 9 भी ऐड करूं तो अप्रोक्सीमेटली यही आंसर के आसपास होगा। तो आपको ये कहना चाह रहा है कि भाई 4 टाइम्स 6 इसको आप कितने से मल्टीप्लाई करोगे कि आपका आंसर 153310 के आसपास अप्रोच करेगा, ये आपको दिखाना है। तो इसके लिए फिर आपको आप कैलसी का यूज करना पड़ेगा। तो अगर आप कैलसी का यूज करोगे तो आपको एक चीज समझ में आ रही होगी कि भाई जब आप 4 टाइम्स 6 को 23 से मल्टीप्लाई करोगे, 23 से, तब आपका ये नंबर आसपास में दिखेगा। अच्छा, ये मुझे कैसे पता चला? तो मैंने भी यहाँ पे कैलसी का यूज किया। मैंने क्या किया, बेसिकली मैंने ये 153310 को 4 टाइम्स 6 से डिवाइड किया और ये वैल्यू आ रहा है आपका 22.99। तो अगर क्योंकि आप उसमें n ऐड करोगे तो मतलब थोड़ा सा और ऐड करोगे तो वो वैल्यू 22.99 से थोड़ी सी बड़ी होगी, इसीलिए मैंने वहां पे 23 से मल्टीप्लाई करके देखा और मुझे डायरेक्टली वैल्यू मिल गया। आप देखेंगे ये हो जाएगा 4 टाइम्स 6 इंटू 23। ये ध्यान रखिए मैंने कैलसी से निकाला हूं, मैं डायरेक्ट नहीं छाप रहा हूं, कैलसी का यूज आप लोग भी कर सकते हैं, ठीक है। इज इक्वल्स टू ये जो वैल्यू आता है वो वैल्यू आता है आपका 153318 और आपको ये वैल्यू दिया हुआ है। तो आप मुझे बताइए यहां पे 18 है, यहां पे 10 था, 10 में कितना ऐड करूं कि 18 आ जाएगा। तो यहां से मुझे दो तीन चीजें पता चल रही है। पहली बात मुझे ये पता चल रही है कि n का जो वैल्यू होगा वो 8 होगा, पहली बात। दूसरा मुझे ये पता चल गया कि a प्लस बी प्लस सी प्लस डी इसका जो वैल्यू होगा वो कितना होगा 23। तो आप मुझे बताइए, मुझे ये भी वैल्यू पता चल गई और ये भी पता चल गई, लेकिन क्वेश्चन आपको ये पूछ रहा है कि इन दोनों का भी सम बताओ, मतलब a प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस n बोल रहा है, तो इन दोनों को भी ऐड कर देंगे 23 प्लस 8, मतलब ये कितना हो जाएगा आपका 31, राइट। इसीलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा आपका 31। तो आप देखिए क्वेश्चन स्ट्रेट फॉरवर्ड था, आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए और एक बार फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर दिए तो आपको बस उसको अप्लाई करते आना चाहिए। अगर ये आप कर सकते होंगे तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत आसान था, बट फिर भी ये मॉडरेट लेवल में रखा जा सकता है क्योंकि एकदम से एप्लीकेशन, क्योंकि देखो फॉर्मूला अगर याद नहीं है तो फिर आपको वो कंसेप्ट से जाना पड़ेगा और कंसेप्ट में करोगे तो फिर एक थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग रहेगा, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन फ्रॉम नंबर्स। नंबर्स में हम रिमाइंडर थ्योरम बहुत अच्छे से पढ़ते हैं, कितनी पीएचडी कर लेते हैं, तो ये तो वैसे स्ट्रेट फॉरवर्ड है, मतलब इसमें बहुत ज्यादा ऐसे कुछ फॉर्मूला वगैरह लगाने की जरूरत है नहीं। यहाँ पे आपको बोल रहा है 10 टू द पावर 100, इसको अगर आप डिवाइड करते हो 10 टू द पावर 100, ऐसे लिख देता हूँ 10 टू द पावर 100, इसे अगर आप डिवाइड करते हो किससे, 7 से, तो आपको पूछ रहा है बताइए इसका रिमाइंडर क्या आएगा, राइट। तो एक तो तरीका ये है, देखो इसके अलग अलग अप्रोच हो सकते हैं हर बंदे के। तो एक तरीका क्या हो सकता है कि भाई आप 10 को 7 से डिवाइड करो तो 7 1 7, रिमाइंडर कितना आएगा 3, और वो 3 कितने बार आएगा 100 बार, मतलब यहाँ पे रिमाइंडर हमें मिलेगा 3 टू द पावर 100। अब ये 3 टू द पावर 100 में ये जो 3 है वो 7 से छोटा हो जाता है। तो आप क्या कीजिए कि भाई 3 का ऐसा पावर लीजिए जो 7 से डिवाइड करने पे आपको रिमाइंडर में या तो +1 दे दे या तो -1 दे दे, राइट। फिर से एक बार बोलता हूं, आप 3 का ऐसा पावर लीजिए
जो 7 से डिवाइड करने पे आपको रिमाइंडर या तो +1 दे दे या तो -1 दे दे। तो आप मुझे एक बात बताइए, क्या मुझे ये पता है कि भाई 3 का क्यूब जो होता है, 3 का क्यूब वो होता है 27, और 3 का क्यूब अगर मैं ले लूं तो ये 3 से कितने बार डिवाइड हो जाएगा, 3 3 9 एंड देन 3 3 9 मतलब 33, एंड देन यहाँ पे 3 का पावर 1 बचेगा। इसे मैं डिवाइड करता हूं 7 से। देखिए 3 क्यूब जो रहेगा वो होता है 27, 27 को अगर मैं 7 से डिवाइड करता हूं तो 7 4 जा होता है 28, तो निगेटिव रिमाइंडर -1 मिल जाएगा मुझे। एंड अगर मैं -1 रिमाइंडर लेता हूं और उसका पावर कितना आएगा 33, 3 को 7 से डिवाइड करेंगे रिमाइंडर 3 ही आएगा। आप एक चीज समझिए, -1 का पावर ऑड है तो ये वैल्यू निगेटिव आएगा -1, और ये 3 आएगा तो रिमाइंडर आएगा -3। लेकिन हम निगेटिव रिमाइंडर तो लिखते नहीं है, हमें पॉजिटिव में कन्वर्ट करना है। तो जब पॉजिटिव में कन्वर्ट करना है तो हम इसे प्लस क्या कर देंगे 7, इसीलिए हमारा फाइनल रिमाइंडर कितना होगा +4। आई होप क्लियर है, राइट। तो इजी क्वेश्चन था, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन था, ये कोई भी कर सकता था। मुझे नहीं लगता इसमें कोई बंदा फंसेगा, बहुत ज्यादा बच्चों ने किया भी होगा। इसका करेक्ट आंसर होगा रिमाइंडर 4 बचेगा। आई होप क्लियर है, यस। ओके, अगेन वेरी लॉजिकल क्वेश्चन। बच्चे इसमें क्या करेंगे, बहुत सारी इक्वेशन बनाएंगे और फंस जाएंगे। तो आपको फंसना नहीं है, लॉजिकल क्वेश्चन है। अगर आपको एवरेज का कंसेप्ट पता है ना तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इजी हो जाएगा, आप सॉल्व कर सकते हो इसे। तो कैसे करेंगे इसे, देखिए इस क्वेश्चन में आपको बोल क्या रहा है, द एवरेज देयर आर 4 नंबर सच दैट द एवरेज ऑफ फर्स्ट 2 नंबर। देखिए यहाँ पे 4 नंबर की कहानी बताई गई है, 4 नंबर है। वो बोल रहा है कि भाई द एवरेज ऑफ फर्स्ट 2 नंबर इज 1 मोर देन द फर्स्ट नंबर। आप एक चीज समझिए, मुझे नहीं पता पहले 2 नंबर कौन से हैं, तो हम एक काम कर लेते हैं, हम अपने मन से मान लो यहाँ पे नंबर है 1, तो वो बोल रहा है कि भाई इनका जो एवरेज आएगा इज 1 मोर देन द फर्स्ट नंबर। मतलब क्या हुआ कि भाई 1 प्लस समथिंग, मतलब दूसरा नंबर जो भी रहेगा इनका एवरेज अगर लूंगा तो वो जो आंसर आएगा वो 1 मोर देन द फर्स्ट नंबर आएगा, मतलब वो एवरेज 2 आएगा। तो आप मुझे बताइए 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा 4, एंड देन 1 उधर माइनस हो जाएगा तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा 3, तो मुझे दूसरा नंबर मिल जाएगा 3। आई होप क्लियर है। देन आते हैं आगे में, देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, द एवरेज ऑफ फर्स्ट 3 नंबर्स इज 2 मोर देन द एवरेज ऑफ फर्स्ट 2 नंबर। मुझे बताइए पहले 2 नंबर का क्या एवरेज आया, पहले 2 नंबर का हमने एवरेज लिया था 2। उसने ये बोला है कि भाई पहले 3 नंबर का अगर आप जो भी एवरेज लोगे पहले 3 नंबर का, तो आप मुझे बताइए 1 प्लस 3 प्लस, मान लो यहाँ पे तीसरा वेरिएबल ले लेता हूं y, इनका जो एवरेज आएगा तो ये हो जाएगा डिवाइडेड बाई 3, और ये हो जाएगा आपका सम डिवाइडेड बाय नंबर, और इनका जो एवरेज है वो पहले वाले एवरेज से 2 ज्यादा है। तो आप मुझे बताओ 2 प्लस 2 कितना हो जाएगा 4, तो ये 4 गुना 3 कितना हो जाएगा 12, 1 प्लस 3 4, 4 उधर जाके माइनस हो जाएगा तो 12 माइनस 4 मतलब 8 हो जाएगा, इसीलिए मुझे तीसरा नंबर कितना मिल जाएगा 8। आई होप क्लियर है। देन लास्ट स्टेटमेंट, लास्ट में देखिए क्या बोल रहा है, वहां पे बोल रहा है द एवरेज ऑफ फर्स्ट 4 नंबर, मतलब ये पहले 4 नंबर का जो एवरेज आएगा इज 3 मोर देन द एवरेज ऑफ फर्स्ट 3 नंबर। तो आप मुझे एक बात बताइए, इनका जो सम आया वो आया आपका 12, तो पहले 3 नंबर का सम है 12, उसमें मान लो चौथा नंबर मैंने z ऐड कर दिया, 4 नंबर है इसलिए डिवाइडेड बाय 4, और इनका जो एवरेज है वो इसके एवरेज से कितना ज्यादा है भाई 3 ज्यादा है। तो आप मुझे बताइए 4 प्लस 3 कितना हो जाएगा 7, ये 7 4 जा कितना हो जाएगा 28, एंड 28 में से ये 12 क्या हो जाएगा माइनस, 28 माइनस 12 कर देंगे तो आपको z मतलब कितना मिल जाएगा 16, तो आपको लास्ट नंबर मिल जाएगा 16। आई होप क्लियर है। अब क्वेश्चन आपको क्या पूछा हुआ है, आपको ये पूछा हुआ है देन द डिफरेंस बिटवीन द लार्जेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट। तो इसमें स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है 1 एंड लार्जेस्ट नंबर कौन सा है 16, एंड आपको डिफरेंस पूछा हुआ है तो 16 माइनस 1 मतलब डिफरेंस कितना आएगा 15। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर कौन सा होगा 15। आई होप क्लियर है, राइट। तो अगेन इजी क्वेश्चन था ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन था, इसको कोई डिनाई नहीं कर सकता, राइट। बट थोड़ा सा अगर लॉजिक लगा लेते तो इजी है। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 11 आपके सामने में। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 में आपको क्या बोल रहा है, एन अमाउंट ऑफ 10,000 रुपीज इज डिपॉजिटेड इन अ बैंक ए फॉर अ सर्टेन नंबर ऑफ ईयर्स एट सिंपल इंटरेस्ट फॉर 5% पर एनम। तो ये बोल रहा है कि भाई ए जो बैंक है वहां पे सबसे पहले 10,000 रुपए डिपॉजिट किए गए, कितने पैसे डिपॉजिट किए गए 10,000, फिर उसमें कितने साल के लिए दिए गए 5% से आपको नहीं पता, इसीलिए हम बोल देंगे मान लो x ईयर्स के लिए दे दिया है ना।
बाद में उसने बोला है ऑन मेच्योरिटी द टाइम द टोटल अमाउंट, यहाँ पे वर्ड इंपॉर्टेंट है टोटल अमाउंट, मतलब जो भी इसका टोटल अमाउंट आएगा, अमाउंट में दो चीजें रहती है, एक रहता है प्रिंसिपल, एक रहता है इंटरेस्ट, राइट। तो जो पूरा टोटल अमाउंट रहेगा उसको उठा के उन्होंने बी बैंक में जमा कर दिया, डिपॉजिटेड इन बैंक बी फॉर अनदर 5 years एट सिंपल इंटरेस्ट ऑफ 6% पर एनम। तो अगर हम बी की बात करें तो यहाँ पे जो भी अमाउंट आएगा उसको कितने परसेंट से उसने दे दिया, तो हम बोलेंगे 6% से दिया। कितने साल के लिए दिया? 5 साल के लिए दिया, राइट। आपको ये बोल रहा है इफ द इंटरेस्ट रिसीव्ड फ्रॉम बैंक ए एंड बैंक बी आर इन द रेशियो ऑफ 10:13 देन द इन्वेस्टमेंट पीरियड इन द ईयर इज, राइट। तो ये बोल रहा है, ये इजी क्वेश्चन है मेरे हिसाब से बहुत ही, वो सीधा बोल रहा है कि भाई इसका ब्याज और इसका ब्याज, इनका रेशियो 10:13 का आएगा। तो आप ये बताइए कि भाई जो ड्यूरेशन था पहले, ये जो अननोन ड्यूरेशन था वो कितने साल का रहा होगा। ओके, तो आप एक चीज समझिए, पहले तो हम इनका ब्याज काउंट कर लेते हैं। आप मुझे एक बात बताइए, 5% मुझे निकालना है किसका? 10,000 का, सॉरी ये 10,000 था क्या? ओके, तो 10,000 है ये 10,000 का 5%, तो 10,000 का 5% कितना हो जाएगा? 500, और कितने साल के लिए? x ईयर्स के लिए। तो आप मुझे एक बात बताइए, अगर मैं इसकी बात करता हूं तो यहां से मुझे जो ब्याज मिलेगा मैं बोल सकता हूं 500x मिलेगा, राइट। आप मुझे बताइए यहां पे जो प्रिंसिपल रहेगा वो क्या रहेगा? तो इसका ऑलरेडी जो प्रिंसिपल था प्लस इंटरेस्ट, मतलब यहां पे जो प्रिंसिपल आएगा वो 10,000 तो आएगा ही आएगा, प्लस 500x भी आएगा। आई होप क्लियर है। तो ये प्रिंसिपल हो जाएगा, उस पे 6% 5 साल का ब्याज लगेगा। तो सबसे पहले आप ये 10,000 पे 5% 6 साल का, मतलब ये 30% हो जाएगा। तो आप मुझे बताइए इसका 30% कितना होता है? 10,000 का 30% हो जाएगा 3,000, प्लस 500x का 30% अगर हम लोग बात करें तो वो हो जाएगा 150x, राइट। तो आप देखिए यहां से ब्याज मिला 500x, यहां से ब्याज मिल रहा है 3,000 प्लस 150x। आपको दिया क्या है? आपको ये बोल रहा है कि भाई साहब इसका ब्याज और इसका ब्याज, इन दोनों का जो रेशो होता है वो होता है 10:13, राइट। तो जस्ट सिंपली इसे हम सॉल्व कर लेते हैं। मुझे बताइए एक जीरो से एक जीरो क्या हो जाएगा? कैंसल। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, 13 इंटू 50, तो ये हो जाएगा आपका 650x इज इक्वल्स टू, ये 3,000 उधर जाएगा तो ये हो जाएगा आपका 3,000 प्लस 150x, ये 150x इधर आके क्या हो जाएगा? माइनस, तो 650 माइनस 150 मतलब ये हो जाएगा आपका 500x, और इधर में वैल्यू कितना आएगा? 3,000। 500 से ये 3,000 कितने बार कटेगा? 6 टाइम्स, इसीलिए x का वैल्यू कितना आ जाएगा? 6। मतलब पहले वाले बैंक में जो पैसा उन्होंने इन्वेस्ट किया था उसका ड्यूरेशन रहा होगा 6 साल, और यही आपको पूछा था, इसीलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर कितना आ जाएगा? 6 साल, राइट। तो आप देखिए अगेन ये क्वेश्चन बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड है, मुझे नहीं लगता कोई बच्चा इसमें फंसा होगा, बहुत सारे बच्चों ने इसे अटेम्प्ट किया भी होगा, राइट। इजी क्वेश्चन बोला जाएगा आपका SICI का क्वेश्चन, राइट। ओके, वेरी ट्रिकी क्वेश्चन, राइट। इस टाइप के पहले भी क्वेश्चन आ चुके हैं, अगर आपको एक आइडिया होगा कि कैसे करते हैं तो विद इन सेकेंड का काम था, हार्डली 10-15 सेकेंड में आप इसका आंसर दे सकते थे। क्वेश्चन क्या बोलना चाहता है एक बार पढ़ लेंगे। देखो इसमें क्या बोल रहा है, ए शॉप, यहाँ पे शॉपकीपर होगा, ए शॉपकीपर वांट टू सेल अ सर्टेन क्वांटिटी ऑफ ग्रेन्स, इट सेल्स हाफ द क्वांटिटी एंड एन एडिशनल 3 kg ऑफ दिस ग्रेन टू द फर्स्ट कस्टमर। मतलब उसने जो उसके पास में जो भी क्वांटिटी था उसने पहले कस्टमर को कितना दिया, तो उसके पास में जितना था उसका आधा प्लस 3 kg, मतलब हाफ में प्लस एक्स्ट्रा में 3 kg, राइट। देन it sells half of the remaining quantity and an additional of 3 kg to the second customer. Finally, when the वहां पे भी शॉपकीपर आएगा, when the shopkeeper sells half of the remaining quantity and additional 3 kg of this grain to the third customer, there are no grain. मतलब वो बोल रहा है कि भाई यही प्रोसेस उसने कितने बार किया? 3 बार किया, तब जाके पता चला कि भाई उसके पास में कोई भी क्वांटिटी नहीं बची। तो आपको ये बोल रहा है बताइए इनिशियल क्वांटिटी कितना था। अब एक चीज समझिए, ये क्वेश्चन ऐसा है कि इसमें लॉजिक लगाना पड़ेगा। कैसे? आप वेरिएबल लेके भी सॉल्व कर सकते हो, मतलब अच्छे खासी इक्वेशन बनेंगे एंड देन सॉल्व करके आंसर आ सकता है, बट वो टाइम लेगा अच्छा खासा। तो मैं ये चाहता हूं कि आप कोई भी एक अपने मन से नंबर ले लो ताकि मैं आपको एक आइडिया दे दूं। फॉर एग्जाम्पल आप ले लो 10, मान लो मेरे पास में 10 किलो अनाज था। आप मुझे बताइए मैंने कस्टमर को कितना दिया होगा?
तो उसने बोला है कि भाई जितना आपके पास में है उसके आधे से 3 ज्यादा दिया है आपने। तो आप मुझे बताइए 10 का आधा कितना हो जाएगा 5, और 5 में 3 kg ऐड कर देता हूं तो ये हो जाएगा आपका 8, राइट। तो सीधी सी बात है, रिमेनिंग बचा कितना होगा। तो आप एक चीज समझिए, इनमें डिफरेंस कितने का आएगा, तो डिफरेंस आएगा 6 का। मतलब जितना बच जाएगा और जितना आपने बांट दिया, बांटा हुआ हमेशा ज्यादा रहेगा क्योंकि उधर +3 था, और जो बचा हुआ है वो हमेशा कम रहेगा क्योंकि इधर -3 रहेगा, राइट। तो हम ये बोल सकते हैं कि जितना बचा हुआ है उससे अगर मुझे बांटा हुआ वैल्यू, मतलब जो डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ वैल्यू है वो अगर निकालना है तो जस्ट सिंपली मैं +6 कर दूंगा। अगर आपको मेरे पे भरोसा नहीं आ रहा, आप कोई दूसरा नंबर ले लीजिए। फॉर एग्जाम्पल मान लो मेरे पास में 12 था, 12 किलो, तो 12 का आधा कितना हो जाता है भाई 6, 6 + 3 कर दो तो ये कितना हो जाएगा 9, इधर रिमेनिंग कितना बचेगा 3। तो आप देखिए अगेन डिफरेंस कितने का आ गया, 6 का आ गया, राइट। तो आप देखिए उसने बोला क्या है कि भाई इनके पास में इनिशियली कुछ क्वांटिटी था, उसने पहले कस्टमर को यहाँ पे कुछ बांट दिया, उसके पास में फिर यहाँ पे कुछ रिमेनिंग बचा होगा, फिर उसमें से उसने दूसरे कस्टमर को बांट दिया, फिर फाइनली यहाँ पे कुछ बचा होगा, फिर तीसरे कस्टमर को बांट दिया, और फिर फाइनली उसके पास में बचा। लेकिन उसने ये बोला कि 3 कस्टमर को बांटने के बाद में उसके पास में कोई भी क्वांटिटी नहीं बची, मतलब फाइनली क्वांटिटी रिमेन मैं बोल सकता हूं कितना रहेगा 0। अब आप एक देखिए कि भाई ये 0 है और 0 से मुझे अगर ये डिस्ट्रीब्यूटेड का वैल्यू निकालना है तो मैं सिंपली क्या कर दूंगा 6 ऐड कर दूंगा, मतलब यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट उसने 6 किया होगा, और अगर 6 बांटा है और 0 बचा हुआ है तो यहाँ पे रिमेनिंग के मतलब उसके पास में टोटल कितना रहा होगा लास्ट स्टेज में 6 किलो। अब ये 6 से मुझे ये वैल्यू निकालनी है तो अगेन +6 कर दो तो ये 12 रहा होगा, ये 12 और 6 ऐड कर देते तो यहाँ पे उसके पास में कितना रहा होगा 18 किलो, 18 में से 12 बांट दिया 6 बचा। अब 18 + 6 अगेन कर देते तो यहाँ पे कितना रहा होगा 24, और 24 प्लस इसको अगर हम लोग कर देते तो ये कितना हो जाएगा आपका 42। मतलब मैं बोल सकता हूँ कि स्टार्टिंग में उस बंदे के पास में टोटल कितना क्वांटिटी रहा होगा, तो 42 किलो का अनाज रहा होगा, और वहां से उसने डिस्ट्रीब्यूट करते करते 3 लोगों को बांटा, फाइनली उसके पास में कुछ भी अमाउंट नहीं बचा। आई होप क्लियर है, क्वेश्चन इजी था। यस, तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा आएगा 42, राइट। अगेन वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन, एपीजीपी, राइट, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो आप देखिए इसमें क्या बोल रहा है, इसमें आपको ये बोल रहा है इफ x1 x2 x3 x4 ऐसे x100 तक जो टर्म्स है वो है एपी में, सच दैट x5 इज इक्वल्स टू -4। पहले तो आपको कुछ फॉर्मूले पता होने चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि भाई nth टर्म का फॉर्मूला क्या होता है a + n-1 × d, राइट, ये पता होना चाहिए। और मुझे ये पता है कि अगर मैं 5th टर्म निकाल रहा हूं तो 4d आएगा, 6th टर्म निकाल रहा हूं तो 5d आएगा, है ना, n-1 एक लेस आता है। तो सेम लॉजिक लगाते हैं, भी कुछ भी नहीं है, जो दिया हुआ है उसको यूज करते हैं, बाकी कुछ नहीं करना है आपने, ठीक है। आप मुझे बताइए अगर मैं x5 की बात करता हूं मतलब 5th नंबर की टर्म, तो मैं बोल सकता हूं ये रहेगा a + 4d, और a + 4d का वैल्यू मुझे कितना दिया है -4। आई होप क्लियर है। देन आपको दूसरा एक्सप्रेशन ये दिया हुआ है, ये एक्सप्रेशन दिया हुआ है, आपको ये बोल रहा है कि भाई 2 टाइम्स x6 + 2 टाइम्स x9 इज इक्वल्स टू x11 + x13। तो आप मुझे बताइए यहां पे रखते हैं 2 टाइम्स x6 को मैं क्या लिख सकता हूं a + 5d, प्लस 2 टाइम्स x9 को मैं क्या लिख सकता हूं a + 8d इज इक्वल्स टू x11 को मैं लिख सकता हूं a + 10d, एंड देन प्लस x13 को मैं लिख सकता हूं a + आपका हो जाएगा 12d, राइट। तो आप मुझे बताइए जस्ट इसे सिंप्लीफाई करते हैं, 2a कितना हो जाएगा भाई 4a, एंड देन 2 × 5d मतलब 10d, 2 × 8d मतलब 16d, 10d + 16d मतलब ये हो जाएगा आपका 26d, a + a कितना हो जाएगा आपका 2a, एंड देन 10d + 12d मतलब ये हो जाएगा 22d। तो आप मुझे बताइए ये 2a इधर आके माइनस हो जाएगा, 4a - 2a कितना आ जाएगा 2a, एंड देन 26 उधर जाके माइनस हो जाएगा 22d - 26d, तो ये हो जाएगा -4d, राइट। 2 से 2 बार कट जाएगा, इसीलिए a का वैल्यू कितना आ जाएगा -2d। आई होप यहां तक क्लियर है, राइट। अब आपको क्या करना है, आप कोई भी ये जो गिवन कंडीशन था यहाँ पे रख देते हैं। तो आप बताइए a का वैल्यू अगर -4d -2d यहाँ पे रखता हूं तो -2d + 4d मतलब कितना हो जाएगा 2d। तो मुझे यहां से समझ में आ रहा है 2d का वैल्यू कितना आएगा -4, और 2 से कैंसिल आउट कर देते हैं, इसीलिए d का वैल्यू कितना आ जाएगा -2, मतलब कॉमन डिफरेंस -2 आएगा। तो a का और d का वैल्यू अगर -2 आएगा तो यहाँ पे रख देते हैं -2 × -2 मतलब a का वैल्यू कितना आ जाएगा 4। तो आपको फर्स्ट टर्म भी पता चल गई, आपको कॉमन डिफरेंस भी पता चल गया। अब कुछ भी पूछ ले मैं आंसर बता सकता हूं।
आपको पूछा है फाइंड द वैल्यू ऑफ x100, मुझे बताइए 100 टर्म अगर निकालनी है तो ये कितना हो जाएगा आपका a प्लस 99d बराबर, a का वैल्यू कितना था भाई 4 एंड 99 टाइम्स d, डिफरेंस कितना आया था -2, राइट। यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते हैं तो ये हो जाएगा 4 प्लस 99, मतलब ये कितना हो जाएगा आपका 198 विथ माइनस साइन। तो मुझे एक बात बताइए ये कितना आ जाएगा -194, राइट। इसीलिए इसका करेक्ट आंसर कौन सा आएगा -194। तो इजी क्वेश्चन था, अगेन ये स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन था, राइट। ऐसे क्वेश्चन मिस नहीं होने चाहिए पेपर में, राइट। जस्ट सिंपली फॉर्मूला पता होना चाहिए, डायरेक्टली वैल्यू पुट कर दिया, सिंप्लीफाई कर लिया, आंसर निकाल लिया। इससे आसान क्या हो सकता है यार, है ना, कुछ भी नहीं हो सकता। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगेन वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन, अगर आपने एसटीडी कंसेप्ट पढ़े हुए हैं तो ये क्वेश्चन आपको बहुत मतलब इवन बैंकिंग एसएससी सीजीएल में बहुत फेमस क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन माना जाता है इसे, राइट। तो यहाँ पे कंसेप्ट क्या है, यहाँ पे बोल रहा है कि भाई टू प्लेसेस ए एंड बी आर 45 किलोमीटर अपार्ट कनेक्टिंग बाय अ स्ट्रेट रोड, अनिल गोज फ्रॉम ए टू बी वाइल सुनील गोज फ्रॉम बी टू ए। तो ये बोल रहा है कि भाई साहब देखो ऐसे दो प्लेसेस है, ये है ए ये है बी, राइट, और दो बंदे हैं, दो बंदे कौन से हैं, एक है अनिल और एक है सुनील। तो आप ऐसा मान के चलिए ये है अनिल, अनिल यहां से इधर जा रहा है और सुनील है, सुनील इधर आ रहा है, राइट। अब सीधी सी बात है दोनों सेम टाइम पे निकल रहे हैं और अगर अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं तो कभी तो मीटिंग होगा दोनों का, मान लेते हैं दोनों का मीटिंग यहाँ पे हुआ, राइट। तो उस सीधी सी बात है सेम टाइम पे निकल रहे हैं और मीटिंग हो रहा है, तो ए को यहां से यहां पे जाने में जितना टाइम लगेगा सुनील को यहां से यहां पे जाने में उतना ही टाइम लगेगा। वो टाइम आपको दिया हुआ है, वो टाइम आपको दिया हुआ है, दे क्रॉस ईच अदर इन एग्जैक्टली 1 hour 30 minute, मतलब 1.5 घंटे में। और 1.5 को हम लोग कितना बोलते हैं 3/2, तो मैं यहां पे लिख देता हूं कि भाई 3/2 आवर लगा, ये समझा। देन आपको क्या बोल रहा है आगे में, इफ अनिल रीचेस बी एग्जैक्टली 1 hour 15 minute आफ्टर सुनील रीचेस ए, मतलब ये बोल रहा है कि भाई अनिल बाद में पहुंचा है, अनिल बाद में पहुंचा है, मीटिंग के बाद में, ध्यान रखना यहां पे वर्ड इंपॉर्टेंट है, मीट करने के बाद में अनिल को यहां से यहां पे जाने में जो समय लगा वो सुनील के कंपेयर में, मतलब सुनील को मान लो यहां से यहां पे जाने में अगर टी आवर्स लगा होगा तो इसको यहां से यहां पे जाने में 1 घंटा 15 मिनट ज्यादा लगे। तो आप मुझे बताइए 15 मिनट मतलब 1/4 होता है, तो 1/4 आवर्स, 1/4 आवर्स को अगर मैं ऐड कर लूं तो ये होता है 5/4, मतलब t प्लस 5/4 आवर्स यहाँ पे लगे होंगे। अब हमारा कंसेप्ट ये बोलता है कि भाई हमेशा याद रखिए इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लाई इन दोनों के क्रॉस मल्टीप्लाई के बराबर होता है, या फिर अगर आपको नहीं उतना जाना है तो ये जो मीटिंग टाइम होता है इज ऑलवेज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ बाद में, मीटिंग के बाद में जो इंडिविजुअल टाइम्स आते हैं उनका प्रोडक्ट होता है। मैं आपको समझाने के लिए जस्ट लिख देता हूं, t इज ऑलवेज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ tr इंटू ts। तो यहाँ पे ये t क्या है, तो ये है मीटिंग को लगने वाला टाइम, ये tr क्या है, तो यहाँ पे दो बंदे हैं r और s, ऐसा मान के चलो। तो मीटिंग के बाद में r को अपनी जगह पे जाने के लिए और s को अपनी जगह पे जाने के लिए लगने वाले टाइम, तो ये मीटिंग के बाद वाले टाइम है, ये मीटिंग वाला टाइम। जस्ट अगर आपको ये फॉर्मूला पता है तो इजीली आप ये क्वेश्चन कर सकते थे। तो आप मुझे बताइए सिंपली इन दोनों का क्रॉस इन दोनों का क्रॉस कीजिए, तो आप मुझे बताइए 3/2 इंटू 3/2 ये कितना हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा 9/4 इज इक्वल्स टू यहाँ पे हो जाएगा t इंटू ये हो जाएगा t प्लस 5/4, राइट। जस्ट इसे सॉल्व कर लीजिए तो ये हो जाएगा आपका 9/4, ये हो जाएगा आपका t स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा आपका, या फिर अगर आप थोड़ा सा इसको कंपैरिजन अच्छे से कर पा रहे होंगे तो ये 9/4 है। अगर मैं यहाँ पे t का वैल्यू 1 रखता हूं तो 1 प्लस 5/4 इज 9/4 और 9/4 इंटू 1 मतलब 9/4 होगा। तो आपको यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी बनाने की जरूरत नहीं है, और वेल्स आप यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना सकते हो। तो ये हो जाएगा आपका, चलो क्वाड्रेटिक बना लेते हैं, ये हो जाएगा t स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 5/4t, राइट। आप 4 से इसको डिवाइड कर दीजिए तो ये हो जाएगा 9 इज इक्वल्स टू 4t स्क्वायर प्लस 5t, ये 9 उधर जाएगा तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन अच्छा वाला बन जाएगा 4t स्क्वायर प्लस 5t माइनस 9 इज इक्वल्स टू 0। आप मुझे बताइए 9 4 कितना होता है 36, 36 के ऐसे दो फैक्टर बताइए जिसका सम कितना होता होगा 5, तो वो तो वही आएंगे 9 और 4, तो हम ये बोलेंगे -36 के ऐसे दो फैक्टर जिसका सम +5 आता हो, तो ये आएगा +9 एंड देन -4, राइट।
एंड देन क्योंकि टी स्क्वायर का कोएफिशिएंट 4 है तो आप 4 से दोनों को क्या कर देंगे डिवाइड, तो ये 9/4 है, बाद में साइन चेंज हो जाता है तो ये हो जाएगा -9/4 आवर्स और ये वाला हो जाएगा +1, राइट। तो 2 टाइम आ गया और टाइम कभी निगेटिव नहीं होता है, इसीलिए ये आंसर एक्सेप्टेबल नहीं है, मतलब टी का वैल्यू कितना होगा 1 आवर, राइट। तो ये टी कौन सा है, ये वाला, मतलब सुनील को यहां से यहां पे जाने में 1 घंटा लगा होगा, इसको 1 घंटे के साथ में +5/4 आवर्स लगा होगा, ये इसका मीनिंग है। अब क्वेश्चन आपको ये टी का वैल्यू नहीं पूछ रहा था, आपको कुछ और पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, आपको ये पूछ रहा है द स्पीड ऑफ अनिल इज। आप एक चीज समझिए, मुझे स्पीड निकालनी है और स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो मुझे डिस्टेंस चाहिए, मुझे टाइम चाहिए, किसका भाई, अनिल का। आप मुझे बताइए अनिल की अगर मैं बात करता हूं तो मुझे ये पता है अनिल ने ये टोटल डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया था भाई, 45 किलोमीटर, और टोटल कितने टाइम में किया था। तो अगर मैं उसकी बात करता हूं तो यहाँ पे ये आपका ये पूरे ड्यूरेशन को हम लोग डिवाइड ऐड कर लेते हैं, तो यहाँ पे था आपका 3/2 आवर्स +1 +5/4, राइट। तो एलसीएम ले लेंगे 4, ये हो जाएगा 6 + 4 + 5, राइट। तो ये हो जाएगा आपका 15/4 आवर्स। आई होप क्लियर है। तो अनिल को यहां से यहां पे जाने में टोटल टाइम लगा 15/4 आवर्स, मुझे निकालनी है स्पीड। तो आप मुझे बताइए स्पीड कैसे निकालते हैं, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया भाई, 45, एंड टाइम उसको कितना लगा, तो हम बोलेंगे 15/4। 15 से ये 45 कितने बार कटेगा, 3 बार, 4 घूम के ऊपर आएगा, 3 गुना 4 मतलब ये कितना हो जाएगा 12। इसीलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा 12 किलोमीटर पर आवर्स, राइट। आई होप ये क्लियर है, इसीलिए हम बोलेंगे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा 12। क्वेश्चन इजी था, यस। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने में है। देखिए इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, द सरफेस एरिया ऑफ ए क्लोज रेक्टेंगुलर बॉक्स which is inscribed in a sphere is 846 square centimeter and the sum of the length of all of its edges is 144 centimeter. The volume in cubic centimeter of this sphere is, right, वॉल्यूम निकालना है। तो आप एक चीज समझिए हो क्या रहा है, ये आपको ये बोल रहा है कि भाई एक स्पीयर है और स्पीयर के अंदर में एक क्यूबॉइडिकल बॉक्स है। तो ऐसे देखो, डायग्राम मेरी गंदी है बट आई होप आपको ये समझ में आ जाएगा। ये इस तरीके से क्यूबॉइडिकल बॉक्स। तो बेसिकली हमको क्या समझना होता है कि ये क्यूबॉइडिकल बॉक्स का जो डायमीटर होता है, डायगोनल होता है, वो स्फीयर का डायमीटर होता है। बस अपने को ये पता होना, राइट। अगर ये पता है तो मैं इजीली इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकता हूं। और फॉर्मूले थोड़े से, राइट। आपको ये बोल रहा है कि भाई स्फीयर का जो सरफेस एरिया है ना वो होता है 846 सेंटीमीटर, स्क्वायर सेंटीमीटर। तो अगर इसका लेंथ है l, इसका ब्रेथ है b और इसका हाइट है h, तो आपको ये पता होना चाहिए कि टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूबॉइड इज गिवन बाय 2 टाइम्स lb प्लस bh प्लस hl होता है, और इसका वैल्यू आपको कितना दिया हुआ है 846। दूसरा आपको ये दिया हुआ है कि भाई लेंथ ऑफ सम ऑफ द लेंथ, याद रखना सम बोला है, सम ऑफ द लेंथ ऑफ ऑल ऑफ इट्स एजेस। इसकी एजेस कितनी है, तो याद रखना लेंथ वाली 4 एजेस होती है, ब्रीथ वाली 4 होती है और हाइट वाली 4 होती है। तो कहने का मतलब ये हो जाता है 4 टाइम्स l प्लस b प्लस h, और इसी का वैल्यू दिया है 144, राइट। तो आप मुझे बताओ ये 4 से अगर मैं कैंसल आउट कर दूं तो मुझे समझ में आएगा l प्लस b प्लस h कितना होता है भाई, तो ये हो जाएगा आपका 36, राइट। देन जैसे ही मुझे ये मिल गया और ये मिल गया, और मुझे पूछा क्या है, मुझे ये पूछा है वॉल्यूम। आपको एक चीज समझ में आने को ना कि इसका मुझे डायमीटर चाहिए सर स्फीयर का, वो मुझे डायगोनल से मिलेगा, और डायगोनल का फॉर्मूला होता है स्क्वायर रूट ऑफ l स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस h स्क्वायर, राइट। तो हम क्या करेंगे, बेसिकली दोनों साइड में स्क्वायर कर लेते हैं बाय टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड। तो इधर में हो जाएगा l प्लस बी प्लस h का होल स्क्वायर, और इधर हो जाएगा 36 का स्क्वायर विच इज 1296। आई होप क्लियर। और l प्लस बी प्लस h का होल स्क्वायर कर लेते हैं तो ये फॉर्मूला आपका बन जाएगा l स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस h स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, राइट। ये बन गया आपका फॉर्मूला। देन इसके बाद में अगर हम लोग बात करें, एक्सक्यूज मी 2 मिनट, इसके बाद में अगर हम लोग बात करें तो ये हो जाएगा आपका इधर में 1296। जस्ट इसे सिंप्लीफाई कर लेते। तो आप मुझे एक बात बताइए, मुझे ये वैल्यू चाहिए, राइट। तो लिख लेता हूं l स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर
प्लस एच स्क्वायर, और ये पूरे टर्म का वैल्यू मेरे पास में गिवन है, कितना होता है 846, तो लिख देता हूं 846 इज इक्वल्स टू 1296। ये 846 उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस, तो 1296 माइनस 846 अगर हम लोग कर लेते हैं तो ये हो जाएगा आपका 450, राइट। एंड देन इधर आएगा आपका एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, क्योंकि मुझे डायगोनल का वैल्यू चाहिए वो होता है स्क्वायर रूट, तो स्क्वायर रूट आप दोनों साइड में लगा लेंगे, तो डायरेक्टली मैं बोलूंगा डायगोनल इज इक्वल्स टू दिस वैल्यू और इसका वैल्यू स्क्वायर रूट। आप मुझे बताइए इसको मैं 5 9 बोल सकता हूँ, है ना, तो 9 बाहर आ जाएगा, ये हो जाएगा 3, अंदर में 5 बचेगा, 5 इंटू 10 मतलब ये हो जाएगा आपका 50। आई होप क्लियर है। 25 भी बाहर निकाल सकते हो इसमें, तो 25 बाहर निकलेगा 5 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 15 और अंदर में बचेगा 2 मतलब 15√2, ये हो जाएगा आपका डायमीटर। अब आप मुझे बताइए डायमीटर मिल गया, तो सीधी सी बात है कि जो रेडियस रहेगा वो इसका आधा रहेगा, तो रेडियस कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 15/2 ऑफ स्क्वायर रूट स्क्वायर रूट काट सकते हो अगर आप काटना चाहो तो ये होता है 15/2। आई होप ये क्लियर है। मुझे रेडियस मिल गई, अब मुझे निकालना है वॉल्यूम, तो आप देखिए वॉल्यूम कैसे निकालते हैं, वॉल्यूम निकालते हैं बाय फॉर्मूला 4/3 पाई आर क्यूब, रेडियस का क्यूब, रेडियस का वैल्यू आया 15/2, 15/2 इसका होल क्यूब, तो इसे जस्ट सिंपली सॉल्व कर लेंगे तो ये हो जाएगा आपका 4/3, ये हो जाएगा पाई, इसको 15 इंटू 15 का स्क्वायर मैं लिख देता हूं 225 और नीचे में आएगा √2 का क्यूब मतलब ये हो जाएगा 2√2, राइट। तो आप मुझे एक बात बताइए, 3 से ही ये 15 कट जाएगा 5 बार, देन 2 से ये कट जाएगा 2 बार, एक √2 से एक √2 कट जाएगा तो यहाँ पे √2 बचेगा, तो ये बचेगा आपका पाई इंटू √2 एंड देन 5 इंटू 225, तो ये हो जाएगा आपका 1000 और 125 मतलब 1125। आई होप क्लियर है। तो इसका फाइनल आंसर आएगा 1125√2 पाई, राइट, 1125√2 पाई। आई होप क्लियर है, 1125√2 पाई, इसीलिए करेक्ट आंसर आएगा सेकेंड। तो इस तरीके से करना था इस क्वेश्चन को, राइट। फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था, स्ट्रेट फॉरवर्ड था, बट यस फॉर्मूले पता होने चाहिए, एटलीस्ट मेंसुरेशन के फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। अब क्वेश्चन नंबर 16 मुझे लगता है कि बहुत फेमस क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपसे मिस नहीं होना चाहिए था, राइट, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, ए ग्लास इज फिल्ड विथ मिल्क, 2/3 ऑफ इट्स कंटेनर इज पोर्ड आउट and replaced with water. If this process of pouring out two-third the content and replacing with water is repeated 3 more times, then the final ratio of milk to water in the glass is। एक चीज समझिए, ये बोल रहा है कि भाई ग्लास के कंटेनर में कुछ अमाउंट ऑफ मिल्क था, जितना भी क्वांटिटी था उसका 2/3 कंटेनर उसने 2/3 क्वांटिटी निकाल दिया और इक्वल क्वांटिटी ऑफ वाटर ऐड किया। इफ दिस प्रोसेस ऑफ पोरिंग ऑफ मतलब निकालना और फिर डाल देना इज रिपीटेड 3 मोर टाइम मतलब और 3 बार किया गया, मतलब पहले 1 बार और फिर 3 बार मतलब टोटल कर दिया गया 4 बार, राइट। एक चीज समझिएगा कि भाई अगर मैं 1/3 निकाल रहा हूं या 2/3 क्वांटिटी निकाल रहा हूं तो मिल्क हर बार निकाला ही जाएगा, वो ऐड नहीं होगा। आप ऐड कर रहे हो वाटर को, तो कंसेप्ट ये बोलता है, सीधा वन लाइन में बात कर रहा हूं, जितना भी क्वांटिटी आपका मिल्क रहेगा, मान लेते मिल्क का क्वांटिटी m है, ठीक है, आपने उसका 2/3 क्वांटिटी निकाला है पहले, तो मिल्क जितना था उसका 2/3 तो पहली बार में ही निकल जाएगा, मिल्क का 2/3 आपने निकाल दिया, ये समझ में आएगा। तो अगर आपने 2/3 निकाला है तो मुझे बताइए मिल्क बचेगा कितना, तो हम ये बोलेंगे मिल्क बचा 1/3। आई होप ये क्लियर है। और जो आया वो है वाटर, वो वाटर क्वांटिटी रहेगा। फिर एक मिक्सर बनेगा, फिर आपने मिक्सर का 2/3 निकाला है, तो एक्चुअली मिक्सर का 2/3 नहीं है, मिक्सर का 2/3 निकालने का मतलब है कि मिल्क का जो क्वांटिटी उसका भी 2/3 निकलेगा और जो वाटर है उसका भी 2/3 निकलेगा, राइट। तो आप मुझे एक बात बताइए, मिल्क का पहली बार में हमने जब निकाला तब इतना क्वांटिटी था, जब दूसरी बार निकालेंगे तो मिल्क का भी 1/3 क्वांटिटी निकलेगा, मतलब वो अगेन 2/3 निकलेगा तो 1/3 बच जाएगा, ये दूसरी बार। तीसरी बार करेंगे तो अगेन सेम हम बोलेंगे मिल्क का 1/3 बचेगा, एंड देन चौथी बार करेंगे तो अगेन ये 1/3 बचेगा। आई होप ये क्लियर है। तो इतना रहेगा मिल्क,
और जो बचा वाला क्वांटिटी रहेगा वो किसका रहेगा, वो रहेगा वाटर का। तो आप पहले तो जस्ट इसे सिंप्लीफाई कर लो, तो ये हो जाएगा आपका 1 एंड 3 टू द पावर 4, मतलब ये हो जाएगा 81 ऑफ मिल्क। इसका मतलब क्या है, इसका मीनिंग ये है कि भाई 81 में से एक यूनिट किसका है, मिल्क का। तो आप मुझे बताइए इसका मतलब क्या हुआ कि भाई अगर मैं आपसे ये पूछूं कि भाई मिल्क अपॉन वाटर बताइए क्या रेशो है, तो हम बोलेंगे मिल्क अगर 1 है तो बचा वाला क्या रहेगा, वाटर, मतलब कितना रहेगा 80, सो दैट ये टोटल मिला के हो जाएगा 81। ये समझ में आया क्या? इसीलिए मिल्क एंड वाटर का जो फाइनली रेशो आएगा वो कितना आएगा आपका 1:80। हाँ, इसमें ध्यान रखिए कि जब भी क्वेश्चन पूछता है ना, इसमें ध्यान से देखिएगा मिल्क अपॉन वाटर बोला या वाटर अपॉन मिल्क बोला, राइट। तो ये बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है यार, इसका करेक्ट आंसर आएगा 1:80। ओके, क्वेश्चन नंबर 17 आपके सामने में है। देखिए क्वेश्चन नंबर 17 में आपको क्या बोल रहा है, इसमें आपको ये बोल रहा है फॉर एनी नेचुरल नंबर n लेट an बी द लार्जेस्ट इंटीजर नॉट एक्सीडिंग रूट n। तो आप देखिए बस इसको डिकोड करना है, लार्जेस्ट इंटीजर नॉट एक्सीडिंग रूट n, राइट। उसने an को डिफाइन किया है, वो बोल रहा है भाई साहब an का जो वैल्यू आएगा ना, वो रूट n का जो भी वैल्यू आए उसमें जो लार्जेस्ट इंटीजर आएगा वही उसका वैल्यू होगा, उससे बड़ा वैल्यू नहीं होगा। देन द वैल्यू ऑफ, आपको बताना a1 a2 a3 अप टू a50, इसका वैल्यू क्या होगा। तो ये थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले आप देखिए a1 का वैल्यू कितना होता है, तो मैं बोलूंगा भाई √1। आप देखिए √1 का वैल्यू कितना होता है 1, मतलब यहां पे सफिक्स में 1 है तो यहां पे भी 1 आएगा, मतलब a1 का वैल्यू √1, और क्योंकि √1 का इंटीजर वैल्यू हाईएस्ट इंटीजर वैल्यू 1 होता है इसलिए इसका वैल्यू 1 आएगा, राइट। a2 की बात करते हैं, a2 में अगर हम बात करें तो ये आएगा √2, और √2 का वैल्यू हमें पता है 1.414 होता है। तो अगर 1.414 होता है तो मैं 1.4 नहीं लूंगा, उन्होंने कहा है कि a2 का जो वैल्यू होगा वो हाईएस्ट इंटीजर वैल्यू होगा। तो आप मुझे बताइए 1.4 के बदले मुझे क्या लेना पड़ेगा, 1। आई होप क्लियर है। देन a3 की बात करते हैं, a3 की अगर बात करें तो ये आएगा √3, और √3 का वैल्यू अगर आपको पता होगा तो 1.734 होता है। तो 1.7 की भी बात करूं तो अगेन हाईएस्ट इंटीजर कितना है 1, इसीलिए 1.7 भी नहीं लिया जाएगा, यहां पे भी लिया जाएगा आपका 1, राइट। a4 की बात करते हैं, a4 में अगर बात करेंगे ना तो ये आ जाएगा आपका √4, और √4 का वैल्यू होता है 2। तो आप देखिए यहां पे चेंज ऑफ वैल्यू देखने को मिला। तो हमको एक चीज क्या समझ में आ रही कि a1 का वैल्यू 1 आया, देन a4 का वैल्यू 2 आया, मतलब जैसे जैसे आपको परफेक्ट स्क्वायर मिलते जाएंगे आपको वैल्यू का चेंज देखने को मिलेगा। क्या आपको यह समझ में आ रहा है कि भाई नेक्स्ट जो वैल्यू आएगा वो a9 पे आपको वैल्यू 3 देखने को मिलेगा, देन a16 पे आपको वैल्यू 4 देखने को मिलेगा, देन a25 पे आपको 5 वैल्यू देखने को मिलेगा, देन a36 पे आपको वैल्यू 6 देखने को मिलेगा। देन सेम अगर मैं यहां पे बात कर लेता हूं तो a49 पे आपको वैल्यू 7 देखने को मिलेगा, राइट। तो ये सारी वैल्यूज हमको दिखने को मिलेगी, बट a4 के बाद में a9 पे वैल्यू 3 आ रहा है, इसका मतलब a8 तक जो मेरा वैल्यू होगा वो 2 ही आएगा, 2 कंटिन्यू होगा। तो हम थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं कि इसमें कुछ पैटर्न बनता है क्या। आप मुझे बताइए 1 कितने बार आया, 3 बार, तो मैं डायरेक्टली लिख देता हूं 1 3 टाइम्स आया, राइट। देन 2 की बात करते हैं, अब 2 कितने टाइम्स आएगा, तो देखिए a4 a5 a6 a7 देन a8। तो अगर आप अंदाजा लगा पा रहे होंगे तो a की जो 2 वैल्यूज है वो 2 कितने बार आएगा, टोटल 5 बार आएगा। अगर नहीं समझ में आए तो आप कैसे कर सकते हैं, लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म प्लस 1। तो आप देखेंगे, जस्ट यहाँ पे थोड़ा समझा देता हूं, जैसे a4 a5 a6 a7 एंड देन a8 आपको निकालना है कितने बार आया ये, तो आप पूरा तो गिनते नहीं बैठेंगे, तो हम 8 माइनस 4 प्लस 1 इस तरीके से करेंगे। 8 माइनस 4 4 प्लस 1, मतलब ये टोटल 5 बार आएगा, राइट। इसीलिए हम ऐसा बोलेंगे कि 2 जो है वो टोटल कितने बार आया, 5 बार आया, राइट। देन 3 की बात करते हैं, आप देखो 3 कितने बार आएगा, तो a9 से स्टार्ट होगा और a15 पे वो खत्म होगा। क्लियर है सभी को, a9 पे 3 चालू हो जाएगा और a15 तक 3 3 3 3 आते रहेगा। तो टोटल टर्म्स कितनी हो जाएगी, 15 माइनस 9 प्लस 1,
तो 15 माइनस 9 अगर मैं कर दूं तो 6 हो जाएगा, 6 प्लस 1 कर देंगे तो कितना हो जाएगा 7। ओके, तो अब मुझे तो पैटर्न भी नजर आ रहा है। क्या तुमको ये समझ में आ रहा है कि यहाँ पे 3 बार आया, फिर 5 बार आ रहा है, फिर 7 बार आ रहा है? मतलब नेक्स्ट जो वैल्यू आया होगा, मतलब 4 जो आया होगा वो टोटल 9 बार आया होगा। देन 5 जो आया होगा वो टोटल 11 बार आया होगा। देन 6 जो है वो टोटल 13 टाइम्स आया होगा। 7 जो है, अब देखो 7 यहाँ पे 15 टाइम्स मत लिख देना, बस ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। क्यों? क्योंकि A49 का वैल्यू अगर आप देख सकते होंगे तो 7 आया है। A49 का वैल्यू 7 है, लेकिन क्वेश्चन तो हमको सिर्फ 50 तक पूछा हुआ है, तो A49 का वैल्यू भी 7 आएगा और A50 का भी वैल्यू 7 आएगा, मतलब 7 सिर्फ 2 बार आएगा। तो हमको बस ये थोड़ा सा ध्यान देना है कि 7 यहां पे सिर्फ 2 बार आएगा। आई होप क्लियर है। तो या तो आप है ना सबका कैलकुलेशन देख सकते होंगे, तो 3 इंटू 1 3 हो जाएगा, 5 2 10 हो जाएगा। देन उसके बाद में 7 3 21 हो जाएगा, 9 4 36 हो जाएगा, ये 55 हो जाएगा, ये आपका 78 हो जाएगा। देन 7 2 14 हो जाएगा। जस्ट सिंपली सबको ऐड करना है, ऐड कर देंगे तो ये 8 और 4 12 हो जाता है, 12 प्लस 5 मतलब ये 17 हो जाएगा। 17 17 प्लस 6 23 23 प्लस 1 आपका 24 24 प्लस 3 24 प्लस 3 27, इसीलिए 7 कैरी 2, ये 3 प्लस 7 10 10 प्लस 5 15 15 प्लस 3 18 18 प्लस 2 20 20 प्लस 1 21, मतलब ये हो जाएगा 217। इसीलिए हम बोलेंगे कि भाई साहब इन सब का जो सम आएगा वो टोटल कितना आएगा 217, राइट। 217 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। अब आप इस क्वेश्चन को अच्छे से देखिए, मुझे आप ये बताइए, आप कमेंट में जरूर बताइएगा कि ये क्वेश्चन आपको कैसा लगा। मतलब ये आपको मीडियम लेवल का लग रहा है या आपको बहुत हेवी लेवल लग रहा है? देखिए मेरे हिसाब से अगर आप पूछेंगे तो ये क्वेश्चन में कोई दम नहीं था, आपको डिकोड करना पड़ेगा बस। अगर डिकोड करना आ रहा है तो ये क्वेश्चन बहुत आसान है, राइट। ओके ओके, क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे आप। देखिए क्वेश्चन नंबर 18 में क्या बोल रहा है, ABCD is a rectangle with side AB is equals to 56, BC is equals to 45 and E is midpoint of side CD, then the length of in centimeter of radius of in circle of triangle ADE, right? तो मेरे हिसाब से ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है, मतलब वो देखते ही समझ में आ गया कि क्वेश्चन ईजी है, राइट। मैं आपको समझाता हूँ कैसे। आप देखिए एक रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल का नाम उसने दे दिया है ABCD, तो मैं यहां पे बोल देता हूं ये है ABCD। देन उसने आपको क्या बोला हुआ है, आपको ये बोला हुआ है कि भाई AB का जो लेंथ है वो है 56। देन उसने ये बोला हुआ है कि BC का जो वैल्यू है वो है 45। क्योंकि ये रेक्टेंगल है तो ये 56 है तो ये भी 56 होगा, ये 45 है तो ये भी 45 होगा, राइट। देन बाद में बोला E इज द मिड पॉइंट ऑफ साइड CD। आपको ये बोला कि CD का जो मिड पॉइंट है वो आपका हो जाएगा मिड पॉइंट रहेगा पॉइंट E, राइट। मिड पॉइंट है मतलब इधर का जो वैल्यू आएगा और इधर का जो वैल्यू आएगा वो सेम आएगा। बाद में ये बोल रहा है देन द लेंथ इन सेंटीमीटर ऑफ रेडियस ऑफ इन सर्कल। इन सर्कल यहाँ पे बहुत मजेदार है ना, इन सर्कल कौन सा ट्रायंगल है, ADE। ADE के लिए डेफिनेटली मुझे इसको ज्वाइन करना पड़ेगा, यस। तो आप इस पार्ट को देखिए, इस पार्ट को अगर आप देखोगे तो एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है और राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर में मुझे जो इन सर्कल आएगा उसकी बात करने के लिए बोल रहा है। अब यहां पे आपको एक बहुत ही कैसे बताऊं मैं आपको कि भाई एक शॉर्टकट है जो बहुत ही फेमस है, मैंने कई बार अपने क्लास में बता दिया है बच्चों को, ये रटवा देता हूं मैं। बट ये अगर आपको पता है तो इस क्वेश्चन को आप विद इन सेकंड में कर सकते थे। एक राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल का अगर ये लेंथ A है, ये B है और ये हाइपोटेनियस अगर C है, तो इसके अंदर में जो सर्कल आता है, जो इन सर्कल आता है, उसका अगर आपको रेडियस निकालना है तो रेडियस आराम से निकाला जा सकता है बाय शॉर्टकट फॉर्मूला A प्लस B माइनस C डिवाइडेड बाई 2, मतलब एडजेसेंट साइड का सम माइनस हाइपोटेनियस का हाफ, राइट। ये फॉर्मूला अगर आपको पता है तो आप आराम से निकाल सकते हो। लेकिन क्या आपको यह समझ में आया कि इन रेडियस निकालने के लिए मुझे तीनों साइड की जरूरत है? यहां पे अगर आप देखोगे तो आप देखिए ये 45 है तो ये भी लेंथ कौन सा हो जाएगा 45, क्योंकि ये 56 का हाफ है तो ये कितना हो जाएगा आपका 28, राइट। अब अगर आप यहां पे देख सकते होंगे तो ये आपका आ जाएगा 45, ये है 28। ये भी एक मजे की बात है कि एक स्टैंडर्ड ट्रिपलेट है, यहां पे लेंथ है 45, ये है 28, तो ये 53 हो जाएगा मेरे भाई। स्टैंडर्ड ट्रिपलेट अगर पता है तो इसमें आपको कोई टाइम नहीं लगने वाला।
लेकिन फिर भी अगर मान लो आपको नहीं पता है और आपको ये वैल्यू निकालनी है हाइपोटेनियस, तो आप कैसे निकालेंगे? तो हम सीधा सीधा बोलेंगे बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, राइट। पाइथागोरस थ्योरम अगर मैं यहां पे लगाता हूं तो आप देखिए यहां पे हम बोलेंगे पाइथागोरस थ्योरम लगा रहा हूं, हम बोलेंगे 45 का स्क्वायर प्लस 28 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू ये आपका बोल देंगे x। तो आप इस फॉर्मूले से भी सॉल्व करोगे तो आपको सीधा सीधा x का वैल्यू कितना मिल जाएगा? 53, राइट। तो ये वैल्यू मुझे मिल गई है 53। अब मुझे तीनों वैल्यूज पता है, बस मुझे इन रेडियस निकालना है। फॉर्मूला लगा देते हैं। मुझे बताइए एडजेसेंट दो साइड की वैल्यू कौन सी है? 45 प्लस कौन सा है भाई? 28 माइनस हाइपोटेनियस कितना आ जाएगा? 53 डिवाइडेड बाय क्या कर देंगे? 2। तो जस्ट इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं हम लोग। ये 45 माइनस 53 अगर करेंगे तो ये हो जाएगा आपका -8, राइट। -8, 28 माइनस 8 कर देंगे तो ये आ जाएगा 20 और 20 डिवाइडेड बाय 2, इसीलिए हम बोलेंगे इन रेडियस का जो वैल्यू आएगा वो कितना आएगा आपका? 10 सेंटीमीटर। आई होप ये क्वेश्चन क्लियर है। अगेन अब क्वेश्चन भी देखिए टीटा टाइप का क्वेश्चन था, तो ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन था, इसको आप मॉडरेट भी नहीं बोलेंगे, ये बहुत आसान क्वेश्चन है। अगर आपको ज्योमेट्री आपने थोड़ा सा पढ़ा है तो इन सर्कल सर्कल आपका सरकम सर्कल, ये कंसेप्ट बहुत ज्यादा फेमस है, बहुत बार पूछे गए। तो ये आपको चाहिए कि भाई जब भी आपका एग्जाम रहेगा एटलीस्ट ये सर्कल वाला और ट्रायंगल वाला जो कंसेप्ट है इसको आप हमेशा बहुत अच्छे से प्रिपेयर करके रहो, राइट। ओके ओके सो देखिए अभी क्वेश्चन नंबर 19 आपके सामने में है। 19 में आपको क्या बोल रहा है? एक्स स्क्वायर प्लस एम एक्स प्लस 9 इज इक्वल्स टू 0 एंड एक्स स्क्वायर प्लस एम प्लस एन टाइम्स एक्स प्लस 35 इज इक्वल्स टू 0 हैव अ कॉमन नेगेटिव रूट। अब एक चीज समझिए कि भाई यहाँ पे थोड़ा सा एक टाइपो एरर है, एरर नहीं बोल सकते, बस इक्वेशन नहीं लिखा हुआ है, तो वो इक्वेशन मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे एक इक्वेशन है आपका एक्स स्क्वायर प्लस एन एक्स प्लस 17 इज इक्वल्स टू 0, ये भी आपको गिवन है, ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा, ये इसमें दिया नहीं है, मैं अलग से लिख दे रहा हूं। तो आपको ये बोला गया है कि भाई ये जो इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस एम एक्स प्लस 9 इज इक्वल्स टू 0, एक्स स्क्वायर प्लस एन एक्स प्लस 15 इज इक्वल्स टू 0, 17 इज इक्वल्स टू 0 एंड एक्स स्क्वायर प्लस एम प्लस एन टाइम्स एक्स प्लस 35 इज इक्वल्स टू 0। तो ये तीन इक्वेशन आपको दिए गए हैं और आपको ये बोला गया है कि भाई ये जो तीन इक्वेशन है ये तीनों में एक कॉमन रूट है और वो कॉमन रूट का वैल्यू कैसा रहेगा? निगेटिव, निगेटिव कॉमन रूट, राइट। तो आपको बोल रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ 2m प्लस 3n, आपको ये पूछा गया है, राइट। तो आप देखिए कि भाई एक तो तरीका ये हो सकता है कि भाई मुझे बोला है कि भाई कॉमन रूट है। कॉमन रूट का मतलब क्या होता है? कॉमन रूट का बेसिकली मतलब ये होता है कि वही रूट तीनों को सेटिस्फाई करेगा, और अगर वो तीनों को सेटिस्फाई कर रहा है तो डेफिनेटली हम तीनों इक्वेशन का यूज अच्छे से कर सकते हैं। कैसे करेंगे? तो आप देखिए एक तरीका क्या हो सकता है, आप देखिए यहां पे m प्लस एन आ रहा है, क्योंकि मुझे यहां पे m प्लस एन मिल सकता है। कैसे? तो मैं इन दोनों को ऐड कर देता हूं, इन दोनों को ऐड करके मैं उसको इसमें से क्या कर देता हूं? माइनस। तो देखते हैं कभी क्या मिलेगा। आप देखिए पहले तो आप इन दोनों इक्वेशन को ऐड कीजिए, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा भाई? ये हो जाएगा 2x स्क्वायर, एम एक्स प्लस एन एक्स, तो ये आपका हो जाएगा m प्लस एन टाइम्स एक्स, देन 9 प्लस 17 मतलब ये हो जाएगा आपका 26 इज इक्वल्स टू 0, राइट। और वो वाला इक्वेशन था आपका एक्स स्क्वायर प्लस एम प्लस एन टाइम्स एक्स प्लस 35 इज इक्वल्स टू 0। तो आप एक काम कीजिए, आप इस इक्वेशन में से इसको माइनस कर दीजिए। तो आप मुझे बताइए 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर मतलब कितना हो जाएगा? एक्स स्क्वायर, एम प्लस एन टाइम्स एक्स दोनों में से कट जाएगा और यहाँ पे 26 माइनस 35 हो जाएगा, 26 माइनस 35, तो ये हो जाएगा आपका -9 इज इक्वल्स टू 0। क्योंकि एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू -9 है तो 9 उधर जाएगा, +9 हो जाएगा। एक्स स्क्वायर का वैल्यू 9 है तो हम बोलेंगे एक्स का वैल्यू क्या होगा? +-3। लेकिन उसने खुद ही बोला है कि जो कॉमन रूट रहेगा ना वो निगेटिव वाला लेना है। इसका मतलब ये है कि हम बोलेंगे जो कॉमन रूट है, जो कॉमन रूट है वो कौन सा रहेगा? -3। आई होप क्लियर है। अब क्योंकि ये कॉमन रूट का वैल्यू है तो ये तो उसको सेटिस्फाई करना चाहिए, तो हम क्या करेंगे? हम ये -3, एक्स का वैल्यू -3 इस इक्वेशन में पुट कर देंगे, यहां से हमको m का वैल्यू मिलेगा, फिर हम यहां पे पुट कर देंगे, यहां से हमको n का वैल्यू मिल जाएगा और दोनों को हम लोग यहां पे पुट कर देंगे। आई होप क्लियर है, राइट।
तो करते हैं सॉल्व। देखिए -3 अगर रखते हैं तो यहीं पे मैं सॉल्व कर रहा हूं, आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। मुझे बताइए -3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा 9। देन -3 इंटू m, ये कितना हो जाएगा -3m, एंड देन +9 इज इक्वल्स टू 0। तो आप मुझे बताइए इसको अगर मैं सॉल्व करता हूं तो 9 + 9 ये कितना हो जाएगा 18, -3m उधर जाके प्लस हो जाएगा, तो हमको समझ में आ रहा है 3m इज इक्वल्स टू 18 आएगा, तो m इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा भाई 6 आ जाएगा, राइट। सेम वैसे में है, x का वैल्यू -3 इस इक्वेशन में पुट करता हूं तो -3 का स्क्वायर ये कितना हो जाएगा, अगेन आपका 9 हो जाएगा। देन बाद में -3n हो जाएगा, +17 इज इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। -3n उधर ले जाके +3n बोल देते हैं, और यहां पे 17 + 9 मतलब ये कितना हो जाएगा आपका 26। 26 को डिवाइड कर देते तो हम बोलेंगे 26/3, ये हो जाएगा आपका n का वैल्यू। तो मुझे m और n दोनों का वैल्यू मिल गया, राइट। अब क्वेश्चन क्या पूछा था, क्वेश्चन ये पूछा था व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 2m + 3n। तो आप मुझे बताइए 2m मतलब 2 × 6 + 3n, क्या मैं 3n का डायरेक्ट ये वैल्यू रख दूं, चलेगा, आप ये भी रख सकते हो, लेकिन फिर वो कैंसिल आउट करना पड़ेगा। 3n का वैल्यू कितना हो जाएगा 26, 6 2 कितना हो जाएगा 12, एंड ये हो जाएगा 26। जस्ट सिंपली दोनों को ऐड कर देंगे तो आपका आंसर आएगा 38, मतलब आपका करेक्ट आंसर होगा 38। लेकिन देखिए ये क्वेश्चन भी थोड़ा सा ट्रिकी है। कैसे ट्रिकी है मैं आपको बताता हूं। आपको ये समझना पड़ेगा कि भाई हमने किया क्या है और वो क्यों किया है, लेकिन ये पेपर में क्लिक होना चाहिए, वो इंपॉर्टेंट है, राइट। मतलब जो मैंने यहाँ पे किया कि भाई बेसिकली हमने इन दोनों को ऐड किया और उसको इसमें से माइनस कर लिया, लेकिन वो मुझे कैसे समझा, मुझे इसलिए समझा क्योंकि आप देखिए m और n मुझे इसका वैल्यू निकालना है, बराबर, लेकिन अगर मुझे इसका एक्सप्रेशन चाहिए तो मुझे m और n को इंडिविजुअल वैल्यू चाहिए होगा। वो वैल्यू निकालने के लिए पहले हमने किसका वैल्यू निकाला, x का। तो x का वैल्यू निकालने के लिए हमने बेसिकली पहले m और n को हटा दिया। तो m और n को हटाने के लिए, क्योंकि इस एक्सप्रेशन में m + n था, इसीलिए मैंने दोनों को ऐड कर दिया और उसको इसमें से माइनस कर दिया। आई होप ये अप्रोच समझ में आया आपको, राइट। और वही बहुत जरूरी है, अगर आपको ये अप्रोच समझ में आ रहा ना तो वर्थ है, अदरवाइज फिर मैं यहाँ पे कितना भी बताऊं, कितना भी चिल्लाऊं, या आप भी कितना भी पढ़ लो, अगर वो पेपर में रिकॉल नहीं हो रहा है तो फिर उसका कोई मीनिंग नहीं बनता, राइट। तो क्वेश्चन मेरे हिसाब से मॉडरेट लेवल पे है ना, थोड़ा सा डुएबल था। ओके, सो अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने में बहुत ज्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, विद इन सेकंड में इसका आंसर निकाला जा सकता था। देखिए इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, द सेलिंग प्राइस ऑफ ए प्रोडक्ट इज फिक्स टू इंश्योर 40% प्रॉफिट। मतलब एक कोई प्रोडक्ट है, उसका जो सेलिंग प्राइस है वो इंश्योर कर किया गया था कि भाई कितने का प्रॉफिट होगा, 40% का। तो ये तो बहुत ही सीधी सी बात है ना भाई, कि अगर मान लो इधर कॉस्ट प्राइस बोलता हूँ, इधर सेलिंग प्राइस बोलता हूँ, तो इसका मतलब क्या है कि भाई मान लेते हैं कॉस्ट प्राइस कितना था 100, तो 40% प्रॉफिट के लिए हम बोल देंगे, मान लेते हैं सेलिंग प्राइस कितना था 140। याद रखिए ये एक्चुअल वैल्यू नहीं है, ये मेरा अज्यूमिंग वैल्यू है ना, या फिर आप रिलेटिव वैल्यू बोल सकते हो, अज्यूमिंग वैल्यू बोल देते हैं, ठीक है। मान लेते हैं 100 रुपए उसका कॉस्ट प्राइस था, तो सेलिंग प्राइस कितना रखा गया होगा 140, सो दैट उसको जो प्रॉफिट रहा होगा वो 40% का हुआ होगा, होने वाला था। इफ द प्रोडक्ट हैड कॉस्ट प्राइस 40% लेस, मतलब वो बोल रहा है कि प्रोडक्ट का अगर कॉस्ट प्राइस कितना परसेंट कम होता भाई, 40% कम होता। तो आप मुझे बताइए कॉस्ट प्राइस जो 100 था उसको 40% कम कर देंगे, मतलब नया कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा 60। आपको बोल रहा है एंड हैड बीन सोल्ड फॉर 5 रुपीज लेस, मतलब 5 रुपए अगर हम लोग कम दाम में बेचते, देन द रिजल्टिंग प्रॉफिट वुड हैव बीन 50%। मतलब वो ये बोल रहा है कि भाई अगर 5 रुपए कम दाम में बेचा जाता, मतलब पहले कितने में बेचा गया था 140 में, इससे अगर 5 रुपीज, याद रखना ये रुपीज नहीं है, अगर आप चाहो तो आप वेरिएबल लगा सकते हो, इसको 100x, इसको 140x, ये 60x, एंड देन 140x माइनस 5 रुपीज, ऐसा आप बोल सकते हो। बट उतना करने की जरूरत है नहीं, क्योंकि उसने बोला है कि भाई अगर इसको सेलिंग प्राइस, अच्छा इतना तो समझ में आया ना कि यहाँ पे बाद में दूसरी बार में उसको 50% का प्रॉफिट हो रहा है। तो आप मुझे बताइए 60 रुपीज पे 50% का प्रॉफिट, 50% का मतलब क्या होता है, हाफ। तो हम बोलेंगे 60 का हाफ मतलब 30, और 30 का अगर प्रॉफिट हो रहा है तो बेचा कितने में गया होगा, 90 रुपए में। तो आप एक चीज समझिए कि भाई ये 90 रुपए आया कब, जब 140 में से कितना माइनस किया होगा, 50 रुपए माइनस किया होगा, 50 यूनिट माइनस किया होगा। अब ये 50 यूनिट किसकी भाषा में, तो हमारी भाषा में,
ये 50 यूनिट का वैल्यू एक्चुअली उसने दिया हुआ है कि एक्चुअल में कितना होता है 5 रुपीज। तो आप मुझे बताइए ये 50 को 5 बनाने के लिए इसको हमने कितने से डिवाइड करना पड़ेगा, 10 से। तो आप सारी वैल्यूज को 10 से डिवाइड कर दीजिए, तो ये सारी वैल्यू 10 से डिवाइड हो जाएगी। मतलब उसका एक्चुअल कॉस्ट प्राइस रहा होगा 10 रुपए, बेचा गया होगा 14 रुपए, लेकिन जब उसका कॉस्ट प्राइस 6 रुपए कम कर देंगे तो 9 रुपए में बेचा जाएगा। मतलब उसका सेलिंग प्राइस कितने रुपए कम हो गया, 5 रुपए। आपको क्वेश्चन में ये पूछा गया है देन दी ओरिजिनल सेलिंग प्राइस कितना रहेगा, 14। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा 14, राइट। तो देखिए एक क्वेश्चन तो मतलब आप इस तरीके से कर सकते हो। दूसरा एक तरीका ना स्मार्टर अप्रोच था कि देखे बिना भी आप डायरेक्टली सॉल्व कर सकते थे। कैसे? तो आप देखिए आपको बोल रहा है कि भी 40% का प्रॉफिट होगा, मतलब जो भी सेलिंग प्राइस रहेगा ना वो 140 रहेगा, और 140 ये 7 का मल्टीपल है। तो आपको जस्ट ऑप्शन में से ऐसा ऑप्शन ढूंढना था जो 7 का मल्टीपल था। 7 का मल्टीपल अगर आप देखोगे तो चारों ऑप्शन में एक ही ऑप्शन था, मैं बिना सॉल्व करे इसका आंसर टिक करके भाग जाता था। समझ में आया? राइट। तो ये भी एक तरीका हो सकता है। ओके, सो देखिए क्वेश्चन नंबर 21 आपके सामने में है। क्वेश्चन नंबर 21 में क्या बोल रहा है, लॉगरिदमिक क्वेश्चन, राइट। लॉगरिदम पे बेस्ड क्वेश्चन है और बहुत आसान क्वेश्चन है। इसमें बोल रहा है इफ x इज पॉजिटिव रियल नंबर सच दैट 4 log ऑफ x टू द बेस 10 प्लस 4 log ऑफ x टू द बेस 100 प्लस 8 log ऑफ x टू द बेस 1000 इज इक्वल्स टू कितना होता है, 13, राइट। तो आप एक चीज समझिए सबसे पहले तो, अगर मैं सबको बेस 10 में कन्वर्ट करता हूं तो कैसे किया जाएगा, मैं इसको लिख सकता हूं 4 log ऑफ x टू द बेस 10, राइट, प्लस ये जो है इसको मैं लिखूंगा 4 log ऑफ, ये आएगा x, लेकिन बेस में जो 100 है इसको मैं लिखता हूं 10 का स्क्वायर, राइट, प्लस 8 log ऑफ, यहां पे आएगा x, और बेस में जो 1000 है इसको मैं बोल देता हूं 10 का क्यूब इज इक्वल्स टू 13 होता है, राइट। क्या आपको पता है कि इनका जो पावर रहेगा वो आगे में आएगा, लेकिन अगर ये ऊपर वाली टर्म का पावर होता तो वो न्यूमरेटर में आगे में आता है, और जो बेस में पावर रहता है वो डिनोमिनेटर में आगे में आता है। तो अगर मैं समझने की कोशिश करूं तो मैं इसी को लिख सकता हूं 4 log ऑफ x टू द बेस 10 प्लस इसका 2 आगे में आएगा डिनोमिनेटर में, तो लिखा जाएगा 4/2 log ऑफ x टू द बेस 10 प्लस इसका पावर 3 आगे में आएगा डिनोमिनेटर में, तो लिखा जाएगा 8/3 log ऑफ x टू द बेस 10 इज इक्वल्स टू 13, राइट। मुझे बताइए log ऑफ x बाई 10, x टू द बेस 10, x टू द बेस 10, और इधर में भी x टू द बेस 10 कॉमन निकाल लेते हैं, तो यहां पे आ जाएगा log ऑफ x टू द बेस 10, ब्रैकेट में अंदर में क्या बचेगा, तो यहां से मिलेगा 4, ये 2 से कट कैंसिल कर देते हैं 2 बार, तो यहां से मिलेगा 2, और यहां से आपका आ जाएगा 8/3। इसे अगर हम लोग सॉल्व करें तो इसका वैल्यू आता है 13, राइट। मुझे बताइए 4 + 2 कितना हो जाएगा भाई, 6 हो जाएगा। एंड इसे अगर हम लोग सिंप्लीफाई कर ले तो 6 3 कितना हो जाएगा 18, 18 + 8 मतलब 26 हो जाएगा। तो यही वैल्यू लिखा जाएगा log ऑफ x टू द बेस 10 इंटू ये हो जाएगा 26/3, और इसी का वैल्यू होता है 13। तो आप मुझे बताइए 13 से ये 26 कितने बार कट जाएगा, 2 बार, ये 3 इधर जाएगा, 2 नीचे में आएगा, इसीलिए लिखा जाएगा log ऑफ x टू द बेस 10, इसका वैल्यू कितना होता है 3/2, राइट। आप देखिए ये 2 को इधर लाते हैं, और अच्छा क्या आपको ये पता है log ऑफ x टू द बेस 10 इसका मतलब होता है log x अपॉन log 10, इसीलिए ये 2 इधर जाएगा और लिखा जाएगा 2 log ऑफ x इज इक्वल्स टू 3 log ऑफ 10, राइट। ये 2 जो रहेगा वो x के पावर में जाएगा, तो यहां पे लिख सकते हैं हम लोग log ऑफ x², और यहां पे 3 पावर में जाएगा तो log ऑफ 10 का क्यूब। एंटी लॉग ले लेते दोनों साइड में तो लॉग लॉग कट जाएगा, यहां से वैल्यू आएगा x² इज इक्वल्स टू 10 का क्यूब विच इज 1000, राइट। 1000 का अगर मुझे क्यूब लेना है तो हम बोलेंगे इसका अगर हम लोग स्क्वायर रूट ले लेते हैं तो ये आपको लेना पड़ेगा स्क्वायर रूट ऑफ 1000, राइट। अब यहां पे अगर आप देखोगे तो इसका जो वैल्यू आएगा 1000 का वैल्यू आपका देखो क्योंकि ये परफेक्ट स्क्वायर में नहीं आएगा, मैं आपको समझा देता हूं। इसको मैं लिख सकता हूं 100 इंटू 10, 100 बाहर निकलेगा 10 के रूप में, अंदर में बचेगा √10, राइट। अब √10 का वैल्यू किसके बीच में लाई करता है ये आपको थोड़ा समझना पड़ेगा। 9 होता तो 3 आता,
और 16 रहेगा तो 4 आएगा, तो इसका वैल्यू आपका 3.1 से बड़ा होगा। कहने का मतलब आपका जो यहां पे वैल्यू आएगा वो 3 पॉइंट समथिंग आएगा, राइट। 31 पॉइंट समथिंग कहां से लाया मैंने, यहां पे 3 पॉइंट समथिंग आएगा और 3 पॉइंट मतलब 3.1 समथिंग आएगा, और 3.1 इंटू 10 कर दूंगा तो 31 पॉइंट समथिंग आएगा। या फिर आप 31 का स्क्वायर देखोगे तो वो 1000 से हल्का सा छोटा है, तो 1000 का जो वैल्यू आएगा वो 31 से थोड़ा सा बड़ा होगा। आई होप क्लियर है। अब क्वेश्चन में आपको क्या बोला, ये तो x का वैल्यू है, क्वेश्चन आपको कुछ और पूछा हुआ है। क्वेश्चन ये बोल रहा है देन द ग्रेटेस्ट इंटीजर नॉट एक्सीडिंग x। आपको बोल रहा है कि भाई बड़े से बड़ा इंटीजर वैल्यू क्या होगा जो x को एक्सीड नहीं करेगा, मतलब लार्जेस्ट इंटीजर वैल्यू आपको बतानी है। इसीलिए हम बोलेंगे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर कितना होगा, 31। आई होप समझ में आया, राइट। क्वेश्चन इजी था क्योंकि ये बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। लॉगरिदम में इससे आसान क्या हो सकता है, मेरे हिसाब से बहुत आसान क्वेश्चन था, बट वही है, आपको थोड़ा सा लॉग का अगर कंसेप्ट पता है तो इजीली डुएबल था, राइट। क्वेश्चन क्लियर है भाई, ओके। ओके, सो लास्ट क्वेश्चन है अपने इस वीडियो सीरीज का, राइट। तो आप देखिए इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, अगेन टाइम एंड वर्क पे बेस्ड बहुत ही आसान क्वेश्चन है। इसमें आपको कंपैरिजन किया हुआ है दो बंदों में, बोल रहा है रेनू वुड टेक 15 days वर्किंग 4 hours per day to complete a certain task, whereas सीमा would take 8 days वर्किंग 5 hours per day to complete the same task। आप ऐसा मान के चलिए, देखो ये 15 दिन लगाती है 4 घंटे के हिसाब से, तो 15 इंटू 4 कर देंगे तो ये मैं बोल सकता हूं कि भी 60 आवर्स ये लगाती है पूरा काम करने के लिए। तो आप देखिए क्वेश्चन पढ़े बिना मैं पहले तो यही से स्टार्ट करता हूं, रेनू और सीमा। सबसे पहले हम डेज की बात करते हैं, यहाँ पे आता है रेट ऑफ वर्क डन, एंड देन फिर हम लोग टोटल वर्क की बात करते हैं। आप मुझे बताइए रेनू को पूरा काम करने के लिए टोटल कितने घंटे लगते हैं, तो मैं बोलूंगा उसको 4 घंटे के हिसाब से 15 दिन लगते हैं, तो टोटल कितने आवर्स लगेंगे, तो हम बोलेंगे यहां पे आएगा 60 आवर्स। आई होप क्लियर है, 60 आवर्स, राइट। सीमा की बात करते हैं तो सीमा 8 दिन लगाती है 5 घंटे के हिसाब से, तो 5 8 जा मतलब ये टोटल 40 घंटे लगाती है पूरे काम को करने के लिए। क्लियर है। आप क्या करेंगे, आप इन दोनों का ले लेंगे एलसीएम। तो अगर मैं इन दोनों का एलसीएम ले लूं तो वो समझ में आता है 120 यूनिट होता है। तो यहां पे आप मुझे एक बात बताइएगा, अगर 120 यूनिट का काम करना है तो 120 डिवाइडेड बाय 60 कर देंगे, मतलब जो रेनू है वो एक दिन में कितने यूनिट काम करती है, 2 यूनिट। और वैसी सीमा एक दिन में कितना काम करेगी, तो 120 डिवाइडेड बाय 40 मतलब कितने यूनिट काम करती है, 3 यूनिट। तो मुझे यहां से बेसिकली उनका कैपेसिटी मिल गया, मतलब वो एक दिन में पर यूनिट डे वो कितने यूनिट का काम करते हैं, आपको ये पता चल जाएगा, राइट। फिर आगे में देखो क्या बोल रहे हैं, दे डिसाइडेड टू वर्क टुगेदर टू कंप्लीट दिस टास्क, मतलब उन्होंने डिसाइड किया कि भाई हम मिलके काम करेंगे। सीमा अग्रीज टू वर्क फॉर डबल द नंबर ऑफ आवर्स पर डे एज रेनू, while रेनू अग्रीज टू वर्क फॉर डबल द नंबर ऑफ डेज एज सीमा। मतलब उन्होंने एक अग्रीमेंट लिया दोनों के बीच में, सीमा अग्रीज टू वर्क फॉर डबल द नंबर ऑफ आवर्स। तो आप एक चीज समझिए, यहाँ पे रेनू की बात करते हैं, यहाँ पे सीमा की बात करते हैं। उसने ये बोला कि भाई सीमा अग्रीज टू वर्क फॉर डबल द नंबर ऑफ आवर्स पर डे एज रेनू। अच्छा, ये लास्ट वाला अगर आप स्टेटमेंट देखेंगे तो यहाँ पे आपको दे दिया है कि रेनू कितने घंटे के हिसाब से काम करती है, 2 घंटे के हिसाब से। तो आप मुझे बताइए, यहाँ पे तो पहले मैं लिख देता हूं कि रेनू कितने घंटे काम करेगी, एक दिन में 2 घंटे। आप मुझे बताइए, ये स्टेटमेंट बोलता है सीमा अग्रीज टू वर्क फॉर डबल द नंबर ऑफ आवर्स पर डे एज रेनू। रेनू 2 घंटे काम करती है, उसका डबल घंटे कौन काम करेगी, सीमा। तो इसका मतलब यहां पे ये कितने घंटे काम करेगी, 4 घंटे के हिसाब से। आई होप क्लियर है। वाई रेनू अग्रीज टू वर्क फॉर डबल द नंबर ऑफ डेज एज सीमा। आपको ये बोला है कि भाई सीमा के कंपेयर में रेनू 2 डबल दिन काम करेगी। इसका मतलब अगर मान लो ये x डेज काम करती है तो ये कितने दिन काम करेगी, 2x। आई होप क्लियर। और मुझे ये पता है कि भाई इन दोनों ने मिलके काम खत्म किया है, तो इसका काम और इसका काम जब मिला दिया जाएगा तो वो टोटल वर्क के बराबर आएगा। और टोटल वर्क कितने यूनिट का था, 120 यूनिट का था, 120 यूनिट का था, राइट। तो आप मुझे बताइए 2 इंटू 2x मतलब ये कितना हो जाएगा, 4x, एंड देन ये भी कितना हो जाएगा आपका 4x, और 4x का वैल्यू कितना आता है, 120, राइट। लेकिन एक चीज समझिएगा, यहां पे काम किसने किया था, रेनू ने किया था, हमने कैपेसिटी लिया ही नहीं। 2 मिनट।
हम ऐसा बोल देते हैं, रेनू ने काम किया 2x डेज 2 आवर्स, और यहां पे हम लोग बोल देते हैं सीमा ने काम किया x डेज 4 आवर, तब जाके 120 यूनिट का काम हुआ। यहाँ पे r और s क्या है, तो ये r है रेनू एक दिन में कितना काम करती है, s है s सीमा एक दिन में कितना काम करेगी। मुझे ये पता है कि रेनू एक दिन में 2 यूनिट का काम करती है, तो यहाँ पे r का वैल्यू 2 रख देंगे, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 2x इंटू 2, देन प्लस सीमा एक दिन में कितना करती है 3, तो यहाँ पे रख देंगे, ये हो जाएगा 3 इंटू एक्स इंटू 4 इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा आपका 120 यूनिट। इसे जस्ट सिंपली सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 8x प्लस ये 4 मतलब 12x हो जाएगा, और ये वैल्यू आ जाएगा आपका 120। 12x प्लस 8x ये कितना हो जाएगा आपका 20x, और 20x का वैल्यू होता है 120, तो 20 से ये 120 कितने बार कट जाएगा भाई, 6 बार कट जाएगा। मतलब ये हुआ कि सीमा ने कितने घंटे का कितने दिन काम किया होगा, 6 दिन, और उसके डबल दिन रेनू ने काम किया था, तो रेनू ने कितने दिन काम किया होगा, 12 दिन। क्वेश्चन आपको ये बोल रहा है द नंबर ऑफ डेज सीमा विल वर्क, मुझे बताओ सीमा ने कितने दिन x दिन किया था, और x दिन का आंसर कितना आएगा 6, इसीलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा आपका 6 दिन, राइट। तो आप देखिए अगेन ये वाला भी क्वेश्चन अगर आप देखोगे ना, तो मुझे नहीं लगता कोई भी हार्ड था, क्वेश्चन बहुत ही आसान था। टाइम एंड वर्क बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करते हैं यार बच्चे, है ना, साल भर मेहनत करते रहते टाइम एंड वर्क का, क्वेश्चन ईजी था। अब देखिए हमने ये पूरा सीरीज खत्म किया, मतलब आपको क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 22, ये पूरे क्वेश्चन को करने के बाद में आपका क्या एक्सपीरियंस रहा, आपको ये सेशन कैसा लगा, इसके बारे में आप जरूर मुझे कमेंट में बताइए। आप किस तरीके की वीडियो आगे में देखना चाहते हैं उसके बारे में भी आप बता सकते हैं। अगर आपको कोई सजेशन देना है आप वो भी दे सकते हैं, उसको है ना मैं दिल से स्वागत करूंगा उसका। आगे में मैं सोच रहा हूँ कि मैं कुछ कंसेप्ट सीरीज का एक आपका सीरीज लाऊंगा आगे में, जिसमें हम ये ट्राई करेंगे कि जितने भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आए, हम क्वेश्चन डिस्कस नहीं करेंगे, हम क्वेश्चन में जो कंसेप्ट आया है उस कंसेप्ट को डिस्कस करेंगे। तो इस तरीके का एक सीरीज लाने की सोच रहा हूँ, आप इस पे क्या सोचते हैं कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, ज्यादा से ज्यादा दोस्तों तक पहुंचाएं। चलो मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ, जस्ट 1 साल पहले मैंने कैट का सीरीज चालू किया था, ऐसे ही मैं प्रीवियस ईयर पेपर बनाता था, लेकिन यूट्यूब पे डेली अगर आप वीडियो बना रहे हो तो वो इतना इजी काम नहीं होता है, उसके लिए मोटिवेशन का बहुत ज्यादा जरूरत होता है। मैंने वो किसी कारण से स्टॉप कर दिया था, लेकिन 1 साल बाद अभी मुझे फिर से लग रहा है कि नहीं, मैंने वो रिग्रेट था एक मन में कि नहीं भाई मुझे करना है, तो मैं चाह रहा हूं कि मैं अभी इस वीडियो को आगे बढ़ाऊं। इसमें मुझे आपकी हेल्प की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगी। मैं चाहता हूं कि आप लोग मुझे प्लीज मोटिवेट करें, जितना हो सकता है उतना प्यार दे, इसकी बहुत ज्यादा जरूरत है, राइट। तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाए, लाइक करें, और डेली कंसिस्टेंटली अगर आप मेरे वीडियोस देखेंगे, आप पक्का मैं आपको प्रॉमिस करता हूं आप अपने आप में जरूर एक सुधार देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, गुड बाय।